एक बार ऑडियो मैं भी अपने लेवल पे चेक कर लूं। हाँ, ऑडियो ठीक है तो गुड मॉर्निंग। लाइव हो गए हम लोग। डेट है 16 अक्टूबर 2023। सबसे पहले आप लोगों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र कल से शुरू हो गई हैं, फेस्टिव डेज हैं और कुछ भी बहुत अच्छा शुरू करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। तो अपनी पढ़ाई, अपने गोल के प्रति कमिटेड होने का, रिकमिटेड होने का, कमिटेड तो आप लोग हैं ही, रिकमिटेड होने का बहुत बहुत बढ़िया वक्त है। तो आप सब लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं। और एक बार फिर से नवरात्र के इस पावन 10 दिनों में अपने पर्पस को लेकर रिकमिट हो जाएं। कहीं भी किसी भी तरह की ऑब्स्टेकल आपके सामने टिक नहीं पाएगी। तो लेट अस स्टार्ट इट। आज हमारा जो क्लास है वो है स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर छठा क्लास। थोड़ा लंबा चला गया लेकिन कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो इसलिए आज की क्लास और एक और कल की क्लास होगी, तब हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी को विराम देंगे और उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक्स पर आएंगे। लेकिन हमारा जो फिनिश लाइन है मोर और लेस वो सेम ही रहेगा। और आज की क्लास के बाद एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगा इंडिया के सैटेलाइट प्रोग्राम के ऊपर। ऑल राइट, तो चलिए। जो पीडीएफ नोट्स देंगे ना, जो पीडीएफ नोट्स देंगे आप लोगों को, वो पीडीएफ नोट बट ऑब्वियस है कि वो वाइट बेस पे होगा कि आप लोग प्रिंट कर सकेंगे। ये जो हमारा बोर्ड का वर्क है, बोर्ड का वर्क ब्लू इसलिए रखते हैं कि डार्क बैकग्राउंड पे कैमरे का रिस्पॉन्स सही आता है और इस वजह से इसको हम रखते हैं, ठीक है ना। तो बोर्ड का कलर सोच समझ करके थोड़ा सा ब्लू पे हमने रखा हुआ है। और बाकी जो नोट्स वाला पीडीएफ है दैट विल ऑलवेज बी इन वाइट बैकग्राउंड, जो कि प्रिंट फ्रेंडली भी होगा। 3000 क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, सबसे पहले हम लोग तैयारी कर लेते हैं। और जो 3000 क्वेश्चन की जहां तक बात है ना, एक मिनट रुकिए, मैं फोन्स को साइलेंट कर लूँ, शायद साइलेंट करना भूल गया था। तो जो 3000 क्वेश्चन की बात है, तो सबसे पहले तो हमारे केजीएस के प्लेटफॉर्म पे ही कम से कम 2000 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के जरिए आपको मिल ही जाएंगे। उसके अलावा पीवाईक्यू हैं और मार्केट में बहुत सारे टेस्ट पेपर्स अवेलेबल होते हैं। यू डोंट हैव टू ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज, कोई ज्वाइन नहीं करना, लेकिन मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है, उसको आप बाई कर सकते हैं और बहुत अफोर्डेबली अवेलेबल है, उसको बाई करके आप यूज कर सकते हैं। तो अभी 3000 क्वेश्चन की ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। अभी हमारा जो पर्पस है इमीडिएट, वो है अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करने का, कॉन्सेप्ट को समझने का, और कॉन्सेप्ट के साथ जो की फैक्ट्स हैं उन की फैक्ट्स पर भी अपनी पकड़ बनाने का। तो आज हम लोग सबसे पहले जो देख रहे हैं वो है इंडिया के सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में। और इंडिया में सैटेलाइट के 3 मेजर एप्लीकेशंस हैं। जो पहला एप्लीकेशन है वो कम्युनिकेशन का है। मॉडर्न कम्युनिकेशन पूरी तरह से सैटेलाइट पर डिपेंडेंट है। दूसरा रिमोट सेंसिंग का है, अर्थ ऑब्जर्वेशन का है। अर्बन प्लानिंग से लेकर के फार्म मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, फॉरेस्ट रिसोर्स मैपिंग, कहाँ पे रिमोट सेंसिंग नहीं यूज होता। पहले रिमोट सेंसिंग था, आज इसको अर्थ ऑब्जर्वेशन कहते हैं। मामला एक ही है कि हम सैटेलाइट के सेंसर्स के बेसिस पर अर्थ के रिसोर्सेज को, अर्थ के रीजन्स को व्यू करते हैं और बहुत अच्छे रेजोल्यूशन के साथ व्यू करते हैं। और उस कैप्चर्ड डेटा को फिर हम एनालाइज करते हैं बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स के जरिए, और हमें अपने रिसोर्सेज की पता चलती है, हमें हमारे रीजन्स का पता चलता है, हमें मौसम का पूर्वानुमान होता है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। और तीसरा जो थोड़ा नया डेवलपमेंट है हमारे इंडिया के केस में, जीपीएस तो हमेशा से ही इंडिया में रहा है, लेकिन जीपीएस एक अमेरिकन सिस्टम है। एक नया जो इंडिया का डेवलपमेंट रहा पिछले 10 साल के अंदर, वो ये रहा कि इंडिया ने अपना रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया और वो काफ़ी अच्छे से इंडिया को सर्व कर रहा है। तो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की भी बात करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक हो जाए आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के 2 पार्ट क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे, ठीक है ना। तो अभी अब मैं सवाल फिलहाल नहीं लेता हूं। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट यही है कि सवाल तब पूछें
जब मैं आपको कहूं कि अब सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि उस वक्त मैं भी देख रहा हूँगा और बार बार पढ़ाने से मेरा भी ध्यान नहीं हटेगा। पढ़ाने से मेरा ध्यान जितना कम हटेगा, आपका प्रिपरेशन उतना ही स्ट्रेंथन होगा मेरे ज़रिए। तो इसलिए हम लोग इसको स्ट्रक्चर कर लेते हैं कि जहाँ पर अब एक कॉन्सेप्ट फिनिश होता है, फिर मैं आप लोगों से पूछ लूँगा कि ये जो सीखा, ये जो समझा, इससे रिलेटेड आपके क्या क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, फिर समझेंगे, फिर मैं आपके क्वेश्चंस ले लूँगा। सो इस तरह का फ्लो हमें थोड़ा स्ट्रक्चर देगा और इस तरह का फ्लो आपको भी कंटिन्यूअसली एक टॉपिक पर फोकस रखेगा। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को हम समझते हैं। सो बेसिकली आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते क्या हैं? तो यहाँ पे हमारा मतलब है कि ये एक मैन मेड ऑब्जेक्ट है। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट कुछ और नहीं, ये एक मैन मेड ऑब्जेक्ट है। और आज जितना कुछ हम लिखेंगे, जितना कुछ हम अंडरलाइन करेंगे, आपका प्रयास होना चाहिए कि आपको वो लिख लेना है। बहुत ज़्यादा हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप सब कुछ को मेरे साथ लिख लेंगे। आज का भी प्रेजेंटेशन एक हिस्से में इंग्लिश और एक हिस्से में हिंदी में है, तो आप जिस भी मीडियम से हैं उस हिस्से में अंडरलाइन एरियाज को आप लिख लेंगे। बाकी कुछ भी, ये प्रेजेंटेशन भी आपको हम नोट्स के साथ शेयर करेंगे ही, तो वहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप लिखते रहेंगे तो क्लास में आप एक्टिव रहेंगे और आपका कंसंट्रेशन कहीं बेहतर रहेगा। तो अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें, तो सबसे पहले क्या है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं मैन मेड होते हैं, मतलब कि मानव निर्मित होते हैं, राइट। तो सबसे पहली खासियत तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की यही होती है। दूसरी क्या होती है कि ये एक विशेष उद्देश्य से, मतलब एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ बनाए जाते हैं, राइट। और स्पेसिफिक पर्पस ये तय करेगा कि वे पृथ्वी के किस ऑर्बिट में वो अपने आप को इंसर्ट करें। जब हम लॉन्च व्हीकल के जरिए उनको भेजते हैं एक ऑर्बिट में, तो उनका कौन सा ऑर्बिट हो, ये उनका पर्पस बताएगा। अगर वो अर्थ ऑब्जर्वेशन है तो बेस्ट होगा कि हम उसको सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में भेजें। अगर वो नेविगेशन का है तो बेस्ट होगा कि हम उसको जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस में भेजें। अगर हमारे पास एक ग्लोबल सिस्टम है और 30 से ज़्यादा सैटेलाइट हैं और हम ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो इन दैट केस हम कहाँ भेजेंगे? मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, जैसे अमेरिका का जीपीएस है। और अगर जो हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमारी कोशिश क्या होगी? हमारी कोशिश होगी कि हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट को इंसर्ट करें। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सैटेलाइट है, 500-600 सैटेलाइट हैं, तो आप बेशक लो अर्थ ऑर्बिट में इंसर्ट कर दें। याद करो, जो एयरटेल वालों का वन वेब प्रोजेक्ट है, उसमें 618 सैटेलाइट हैं और वो लो अर्थ ऑर्बिट में वो सैटेलाइट्स हैं। जब हम जीएसएलवी कर रहे थे तो हमने जीएसएलवी में देखा था कि कैसे 36 करके 2 जीएसएलवी लॉन्चेस के जरिए हमने इसी प्रोजेक्ट के 72 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में इंसर्ट किया है और इन टोटल 618 सैटेलाइट होते हैं, राइट, इस सिस्टम में। सो पर्पस तय करता है कि ये आपका सैटेलाइट कौन से ऑर्बिट में है और सैटेलाइट पे किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। तो स्पेसिफिक पर्पस होता है और पर्पस उद्देश्य के अनुसार दो चीजें तय होंगी। सबसे पहली चीज जो तय होंगी वो है इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड। मतलब कि उपग्रह पर लगे उपकरण। अगर रिमोट सेंसिंग है तो उसके लिए स्पेसिफिक सेंसर्स आते हैं। अगर कम्युनिकेशन का सैटेलाइट है तो उसके लिए ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, ट्रांसमीटर और रिस्पॉन्डर को मिला करके ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। अगर ये नेविगेशन है, इसमें एटॉमिक क्लॉक होना चाहिए, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी से
एक रेडियो फ्रीक्वेंसी को भेजने की और रिसीव करने की ट्रांसमीटर चाहिए, वो सब कुछ एक नेविगेशन सैटेलाइट को चाहिए। तो डिपेंड करता है कि ये किस तरह का सैटेलाइट है, उस हिसाब से इसके इंस्ट्रूमेंट डिसाइड होते हैं और उस हिसाब से इसके ऑर्बिट्स, मतलब कि इसकी कक्षा डिसाइड होती है। मेरे लिखने के साथ साथ आपको लिख लेना चाहिए, क्योंकि जब इसको एक बार इरेज करेंगे तो ये इरेज हो जाएगा, मतलब ये फिर कहीं सेव नहीं हो रहा, राइट। ये प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं लिख रहा हूं, तो मेरे साथ साथ आप लोग इसको लिखते रहिए, सो दैट कि ये एनोटेशंस आपके पास रहें। आप एक वाइट शीट पे लिखें और आपको याद रहेगा। आपको बस क्या करना है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की एक हेडिंग क्रिएट कर देनी है। तरीका क्या होता है कि आप सिर्फ मेरे लिखे को नहीं लिखें, आप हेडिंग को पहले लिखें कि ये किस बारे में चीजें लिखी जा रही हैं, और उसके बाद जो पॉइंट मैं या तो अंडरलाइन करूंगा या लिखूंगा, तो उसको आप लिखें, तो वो हेडिंग के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, डन। मुझे पता था कि आप लोग कर लेंगे और बहुत जल्दी ही करेंगे, ज्यादा समय लिए बगैर। तो अब हम ये देखते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट में मेरा प्रेजेंटेशन क्या कहता है और इसमें अब क्या नई बातें आती हैं। तो सब कुछ नहीं लिखना है आपको, पहले आप वेट करिए कि इसमें कुछ नया भी है कि नहीं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैन मेड ऑब्जेक्ट लिख लिया है, इंटेंशनली प्लेस्ड इनटू एन ऑर्बिट अराउंड अर्थ और एनी अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो ये भी एकदम सही बात है कि एक योजना के तहत, एक सोची समझी प्लानिंग के तहत उसको एक खास ऑर्बिट में हमने भेजा है। वो ऑर्बिट जरूरी नहीं है कि वो अर्थ का ही ऑर्बिट हो, वो मून की भी परिक्रमा कर सकता है। हमारे चंद्रयान का जो ऑर्बिटर है वो क्या कर रहा है, वो मून की परिक्रमा के लिए गया है। मंगलयान मंगल की परिक्रमा के लिए गया था। आदित्य L1 पॉइंट की परिक्रमा करने गया है। इन अदर वर्ड्स, जरूरी नहीं है कि आप जिस भी सैटेलाइट को भेज रहे हैं वो अर्थ की ही रोटेशन करे, अर्थ के ही अराउंड रिवॉल्व करे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। फिर हमने देखा कि चार पर्पसेस के लिए हम उसको भेज सकते हैं: कम्युनिकेशन, वेदर मॉनिटरिंग एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन, नेविगेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो बस यही एक चीज है कि ये आपको नोट कर लेना है। तो कैसे नोट करेंगे आप? सबसे पहले ये हेडिंग बनाएंगे आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे, और उसके बाद बाकी चीजें आपने लिख रखी हैं, ठीक है, कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं। बस उसी के नीचे आप ये लिख लें कि चार मेजर पर्पस हैं: कम्युनिकेशन, वेदर मॉनिटरिंग एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन, हिंदी में भी है मौसम की निगरानी और पृथ्वी का अवलोकन, संचार, मार्गदर्शन दैट इज नेविगेशन, साइंटिफिक रिसर्च जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान। सवाल है कि वैज्ञानिक अनुसंधान, ये तो तीन ही हमने बताए, वैज्ञानिक अनुसंधान कहाँ से आ गया? इसका जवाब आप खुद ढूंढेंगे अगर आप पीछे वाले में जाएंगे। एस्ट्रोसैट क्या है, आदित्य L1 क्या है, मंगलयान क्या था, और पूरी की पूरी चंद्रयान सीरीज जो है वो क्या रही है, राइट। ये सब के सब वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए गए थे। इनमें से किसी का भी पर्पस ना तो कम्युनिकेशन था, ना अर्थ ऑब्जर्वेशन था, और ना ही नेविगेशन था। तो व्हाट वाज देयर पर्पस? उनका पर्पस था स्पेस या किसी भी तरह की साइंटिफिक रिसर्च। एक सेकंड के लिए हट जा रहे हैं यहां से, आप इन चीजों को नोट कर लीजिए बिफोर वी मूव एनी फर्दर। जब आप लोग डन बोलेंगे फिर हम आगे चलेंगे। नाइस, डन हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है। वो चीज जो आ रही है वो ये है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो की पॉइंट्स क्या क्या हैं? की पॉइंट्स को लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंटेशन आया और एकदम से हम लिखने पे लग गए। बहुत सारी चीजें यहाँ पे वो रिपीटेड चीजें हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है पीछे की क्लासेस से, तो उनको रिपीट नहीं करना है। नई चीजों को समझना है, नई चीजों को लिखना है। तो दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव। सो की पॉइंट्स, सबसे पहली की पॉइंट क्या है कि हर सैटेलाइट की अपनी एक ऑर्बिट होती है। हर सैटेलाइट को प्रॉपरली
सही रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाता है। और हर सैटेलाइट के दो पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट जो है वो न्यू पार्ट है। मैं इसको समझाता हूँ। सबसे की पॉइंट, सबसे पहला हमने क्या देखा कि हर सैटेलाइट की एक नियत कक्षा होगी, मतलब कि हर सैटेलाइट की एक स्पेसिफिक ऑर्बिट है। उसके बाद एक उपयुक्त लॉन्च व्हीकल के जरिए उसको लॉन्च किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं तो आपकी कोशिश होगी कि पीएसएलवी के थ्रू आप लॉन्च करें। लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है तो फिर वजन के हिसाब से ये डिसाइड होगा कि इसको पीएसएलवी लेके जाएगा, या अगर बहुत हैवी है तो इसको जीएसएलवी मार्क टू या मार्क थ्री, इनमें से कोई लेके जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये तो हमारा क्लियर ही है, जो फर्स्ट एंड सेकंड है। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं कि किसी भी सैटेलाइट के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, किसी भी सैटेलाइट के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट ऐसा होता है जो कि सैटेलाइट के बेसिक रख रखाव के लिए, बेसिक फंक्शनिंग के लिए वो पार्ट जरूरी होता है। उस पार्ट को हम सैटेलाइट का बस कहते हैं। ठीक है, बस। बस में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था होगी, सौर पैनल की व्यवस्था होगी, संचार की व्यवस्था होगी, और सैटेलाइट को अपनी वेलोसिटी को कम ज्यादा करने के लिए, ऑर्बिटल पाथ करेक्शन के लिए थोड़ी प्रोपल्सन की भी व्यवस्था होगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इसमें सपोर्टिंग सिस्टम होता है। बस में सहायक प्रणालियां होती हैं। बस में क्या होती हैं? सहायक प्रणालियां होती हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि बिजली की आपूर्ति, सौर पैनल, संचार, प्रणोदन। तो इंग्लिश में यहां पे बस में बेसिकली सपोर्ट सिस्टम होता है। जो अंडरलाइन करूं बस उसी को लिखिएगा। लाइक पावर सप्लाई, सोलर पैनल्स, कम्युनिकेशन, प्रोपल्सन वगैरह। ठीक है, पहला तो वो हो गया। और जो सैटेलाइट का दूसरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पे लोड। पे लोड का मतलब होता है वो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट जो उस सैटेलाइट से वो काम कराते हैं जो हम उस सैटेलाइट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन सैटेलाइट से एक्सपेक्टेड होता है कि ये हमारे सिग्नल्स को रिसीव करेगा, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा, और फिर अर्थ की डायरेक्शन में उसको ट्रांसमिट करेगा। सिग्नल रिसीविंग, सिग्नल मॉडिफिकेशन, एंड देन सिग्नल ट्रांसमिशन। उसके लिए अपने इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन में सेंसर्स होने चाहिए और ट्रांसमीटर्स होने चाहिए कि सेंसर ने जो भी डेटा कैप्चर की उसको फिर आप अर्थ के डायरेक्शन में भेज रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सैटेलाइट टू सैटेलाइट वेरी करते हैं। और जो सैटेलाइट का कोर पार्ट है बस, वो लगभग सारे सैटेलाइट का एक ही जैसा होता है। थोड़े मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, लेकिन पावर सप्लाई, उसकी सर्किटरी, उसके कम्युनिकेशन का सिस्टम, उसके प्रोपल्सन का सिस्टम, वो सब ऑलमोस्ट सारे सैटेलाइट का एक जैसा हो सकता है। लेकिन जो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं उसको हम कहते हैं पेलोड। क्या कहते हैं? पेलोड। और ये होता है बेसिकली इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी टू फुलफिल इट्स मिशन, कि अपने मिशन को पूरा करने के लिए उपकरण या जो भी प्रौद्योगिकी है उसको हम पेलोड कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है कि कैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट का पेलोड अलग होगा और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का पेलोड बिल्कुल अलग होगा। ये अब लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे डायग्राम पे। एक डायग्राम है जिसको कॉपी नहीं करनी, प्रेजेंटेशन में बस देख करके उसको समझना है। और उसके बाद हम लोग फिर चलते हैं स्पेसिफिक सैटेलाइट पे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट के क्या क्या ये होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं वगैरह। ठीक है, इज इट डन? मैं एक सेकंड के लिए हट जा रहा हूं आप लोगों के सामने से। यहां पे चलो,
अच्छा, डन ही नहीं, डन डनाडन हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे चल लें। ये डायग्राम देखो, ये देखो, इसको थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करते हैं सो दैट कि आप लोग ज़्यादा क्लियरली देख सको। देखो, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये पार्ट है बस। ठीक है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये पार्ट है बस। अगर आप बस में देखो तो सोलर विंग्स आपको दिख रहे हैं। तो सोलर पैनल से जो बेसिक इक्विपमेंट है उनको रन करने का एक सिस्टम हो सकता है। और भी एनर्जी के सोर्सेज कई बार होते हैं, लाइक लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज होती हैं, रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, जिनको भी सोलर पैनल चार्ज कर रहा होता है। बस के अंदर कम्युनिकेशन के भी डिवाइसेस होते हैं, जिससे कि ग्राउंड स्टेशन के साथ इसका एक संचार बना होता है। ग्राउंड स्टेशन इसको कंट्रोल कर सकता है कि आपका इंक्लिनेशन, आपका ओरिएंटेशन कैसे होना चाहिए, सो दैट कि ग्राउंड स्टेशन पे जो रिसीवर है उस रिसीवर को इसका सिग्नल प्रॉपरली मिले। ये सारी चीजें बस में होती हैं। लेकिन बस ये नहीं तय करता कि ये सैटेलाइट क्या काम करेगा। सैटेलाइट क्या काम करेगा ये उसके खास इंस्ट्रूमेंट्स डिसाइड करते हैं, और वो खास इंस्ट्रूमेंट पेलोड में होते हैं। ये वाला जो पार्ट है, दूसरे वाला पार्ट है, ये पार्ट है उस सैटेलाइट का पेलोड। तो पेलोड में एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एंटेना है, यहाँ पे कुछ और खास उसके उपकरण हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, जिससे कि ये सैटेलाइट अपना काम करेगा। एंड लाइक आई सेड कि अलग अलग सैटेलाइट अपने पर्पस की वजह से अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट को कैरी करते हैं। तो आई थिंक ये यहाँ तक एकदम क्लियर है कि किसी भी सैटेलाइट का दो पार्ट होता है। एक और चीज जो समझने की जरूरत है वो ये कि जब हम एक रॉकेट या जब हम बात करते हैं लॉन्च व्हीकल की, तो लॉन्च व्हीकल के संदर्भ में पेलोड शब्द का इस्तेमाल अलग तरीके से होता है। लॉन्च व्हीकल के लिए पेलोड कुछ और नहीं, पूरा का पूरा सैटेलाइट है। लेकिन एक सैटेलाइट के लेवल पे पेलोड का मतलब है वो वाला हिस्सा जहां पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और जो दूसरा पार्ट है सैटेलाइट का वो बस है, जो कि बेसिकली उसके सपोर्ट सिस्टम को काम करता है। अगर एक कैमरे की बात कर लो, राइट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, एक कैमरे के सामने है। तो अगर आप कैमरे में देखो तो इस कैमरे में एक बैटरी है, एक विजुअल आउटपुट का एक सॉकेट है जिसमें केबल लगा हुआ है, जिससे कि ये मेरे कंप्यूटर में जा रहा है, कंप्यूटर से स्ट्रीम हो रहा है। ऑडियो के इनपुट का एक अलग सॉकेट बना हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, कैमरे का बस है। लेकिन कैमरे का पेलोड क्या है? लेंस, जिससे कि मेरी इमेज कैप्चर हो रही है, सेंसर, जहां पे ये इमेज कैप्चर हो रही है। तो कैमरे को कैमरा बनाने वाला जो पार्ट है ना, वो लेंस और सेंसर है। लेकिन लेंस कैसे काम करेगा, सेंसर कैसे काम करेगा, उसको भी एनर्जी चाहिए। उसको सपोर्ट करने के लिए बाकी सारी चीजें हैं। तो वो चीज हो गई क्या, बस। ठीक है, हम अपने डे टू डे एक्टिविटी में भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो बस के कैटेगरी में आती हैं। सुबह जगते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, ये सब बस है। बेसिकली हमारे मेन पर्पस को सपोर्ट करने का है। जब आप इस क्लास में बैठे हैं ना, या इस क्लास के बाद जब आप रिवीजन कर रहे हैं, जब आप नोट्स बना रहे हैं, उसको आप कहेंगे पेलोड एक्टिविटी है। ये आपको वो काम की उस लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है जिसको आपने अपने लिए तय किया है। तो एक्टिविटीज को भी अगर आप देखें तो बस और पेलोड के नजरिए से देख सकते हैं। मेरे इस कैमरे को भी आप बस और पेलोड के नजरिए से देख सकते हैं। और सैटेलाइट के केस में बस और पेलोड क्या होता है, आई होप आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। भूलेंगे क्या बस और पेलोड? एक बार बताइए, मैं मैसेज देख रहा हूं। ठीक है, तो अब यहां तक हम लोग क्लियर हो गए। फिर फटाफट हम लोग चार तरह के सैटेलाइट का एक परिचय देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट हम लोग चार तरह के सैटेलाइट का एक परिचय देख लेते हैं, क्योंकि इसके डिटेल में भी हमें गोता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। ये बस हमारा इंट्रोडक्शन है। इसके पहले कि हम कम्युनिकेशन, इसके पहले कि हम अर्थ ऑब्जर्वेशन और नेविगेशन की दुनिया में जंप करें, ये हमारा चार कैटेगरी है। सबसे पहला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है ये ग्लोबल वायरलेस कम्युनिकेशन को इजी बनाता है, ये इसका मेन पर्पस है। और ये ग्राउंड स्टेशन के बीच सिग्नल्स को कम्युनिकेट करता है। एक ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल सैटेलाइट को गया,
और सैटेलाइट ने उसको दूसरे ग्राउंड स्टेशन पे, जिसके पास वो एंटीना रिसीवर है, उसको भेज देगा। तो ग्राउंड स्टेशन के बीच में ये सिग्नल का कम्युनिकेशन बनाता है। और अधिकांश जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में है, अधिकांश, लेकिन क्या सबके सब? इसीलिए मैंने आपको वन वेब के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया। वन वेब के बारे में पढ़ाने का मेरा मेन पर्पस ये था कि आपका ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाए कि ये जरूरी नहीं है, किसी ने कसम नहीं खा रखी कि आपके सारे के सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट जियो में ही हो। हमने देखा कि अर्थ लो अर्थ ऑर्बिट में वन वेव इंटरनेट जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो सब के सब लो अर्थ ऑर्बिट में है। लेकिन हमने क्या देखा? हमने देखा कि बहुत सारे सैटेलाइट लगेंगे, तब जाकर के वो पूरा का पूरा नेटवर्क पूरा होता है। ठीक है, तो कम सैटेलाइट में अगर आपको बड़े एरिया का कवरेज लेना है तो ऑब्वियसली आप जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में रखेंगे। वो अर्थ के एक पॉइंट के रिलेटिव हमेशा स्टैटिक दिखेंगे। ये हमने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के क्लास में किया हुआ है, तो आई थिंक कि हमें रिपीट करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इनसैट हमारे सबसे पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट के फैमिली का नाम इनसैट था। इनसैट सीरीज में हमने बहुत सारे सैटेलाइट टाइम टू टाइम लॉन्च किए। इंडिया में टेलीविजन, फिर सैटेलाइट टेलीविजन, फिर डायरेक्ट टू होम टेलीविजन, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोनी, मोबाइल टेलीफोनी, इन सब में और कुछ हद तक मौसम के पूर्वानुमान में भी इनसैट सिस्टम ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। इनसैट के बाद हमने नए जनरेशन का सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है जीसैट। जीसैट एक मॉडर्न कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इनसैट की सारी अच्छाइयां हैं, कैपेसिटी ज़्यादा है, कई नई तरीके के बैंड्स हैं जीसैट में, और जीसैट आज के मॉडर्न कम्युनिकेशन नीड को बखूबी सर्व करता है। तो ये इनसैट और जीसैट का मामला हमारा हो गया। आगे देखेंगे, इसके बाद हम दूसरे सैटेलाइट पे जाते हैं जो कि है मौसम और अर्थ ऑब्जर्वेशन, मौसम का पूर्वानुमान और पृथ्वी का अवलोकन या भू प्रेक्षण जिसको आप कहते हैं। तो वो यहाँ पे ऊपर और नीचे हिंदी और इंग्लिश और हिंदी में दी हुई है। तो बेसिकली क्या करते हैं ये कि ये मॉनिटर वेदर पैटर्न्स एंड क्लाइमेट चेंजेस। ये क्यों मैं लिखने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि आगे इन सबको डिटेल में करना है, तो इसलिए यहाँ पे बस हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा क्या है कि दे असिस्ट इन फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। किसी भी तरह के डिजास्टर की थोड़ी सी ये कह लो कि फोरकास्टिंग कर सकता है, खासतौर पे साइक्लोन, फ्लड वगैरह के केस में ये काफी इफेक्टिव फोरकास्ट कर सकता है कि ये साइक्लोन ऑलमोस्ट इस स्पीड से इंडिया के कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है, इस वक्त इस डेट को इंडिया के इस एरिया में इसका लैंडफॉल होगा। उसके बेसिस पे वहां से लोगों को इवैक्यूएट कराया जाता है ताकि लाइफ की डैमेज ना हो, और इस तरह से आपदा के प्रबंधन में ये काफी हेल्पफुल होता है। इसी तरह से दूसरे भी मौसम के पूर्वानुमान में, बारिश वगैरह के पूर्वानुमान में ये काफी कारगर सिद्ध होते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट में भी, अर्बन प्लानिंग में भी ये काफी हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज सैटेलाइट से आपको काफी डिटेल्ड इमेज मिलता है। तो ये इंग्लिश और ये हिंदी में सेम चीजें दी हुई हैं, और आगे इसको हम लोग इन डीप भी देखने जा रहे हैं। तीसरा है जो मेन टाइप है, वो है नेविगेशन। नेविगेशन दो चीजें आपको करता है। सबसे पहले तो करता क्या है कि आपकी सटीक स्थिति बताता है। अंडरलाइन कर रहे हैं, लेकिन प्लीज इसको लिखिएगा मत, ये डिटेल में अभी करना ही है हमें आगे। तो ये आपको सटीक स्थिति और आपको समय की जानकारी, ये दोनों चीजें देता है। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए आपको नेविगेशन भी देता है। अब ये कौन से ऑर्बिट में होते हैं, ये डिपेंड करता है कि ये रीजनल नेविगेशन सिस्टम है या ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। अगर ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है तो एज सच इसमें ज्यादा नंबर में सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वहां पे हम लोग मीडियम अर्थ ऑर्बिट, सो मीडियम हाइट, मध्यम हाइट की अर्थ ऑर्बिट को हम लोग यूज करते हैं। और जीपीएस, ग्लोनास, चाइना का बाइदाउ, ये सब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आप रीजनल सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप कम सैटेलाइट को थोड़े दूर के ऑर्बिट में रखें,
जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखें, और वहां से कम सैटेलाइट में ही आप पूरे उस एरिया का बहुत अच्छा कवरेज कर लेंगे। दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल जो हैं, एक इंडिया का नाविक है और दूसरा जापान का क्वाजी जेनिथ है। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आगे हम लोग सीखेंगे। तो इंडिया का एग्जाम्पल जो है IRNSS है। IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और इसका जो सेकेंड जनरेशन आ रहा है उसको हम कहते हैं NVS। NVS का मतलब है नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो NVS जो है नेविगेशन सैटेलाइट है। तो ये सेकेंड जनरेशन का अभी बिल्ड कर रहे हैं। इसका सिर्फ हम सैटेलाइट नंबर 1 हमने भेजा है ऑर्बिट में। अभी बाकी सैटेलाइट धीरे धीरे भेजे जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन ही अभी काफी यंग है। फर्स्ट जनरेशन के सारे सैटेलाइट अच्छा काम कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन ही अभी बहुत अच्छे सर्विसेज को दे रहा है। लेकिन इसके पहले की फर्स्ट जनरेशन की यूटिलिटी थोड़ी लिमिटेड हो, हम अपने सेकेंड जनरेशन के सैटेलाइट को उनके ऑर्बिट्स तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में जो ट्रांसफर हो, वो ट्रांसफर में कोई डिले ना हो, वो सीमलेस तरीके से ट्रांसफर हो जाए। तो ये हमारा तीसरे कैटेगरी का सैटेलाइट रहा। फर्स्ट कम्युनिकेशन, सेकंड अर्थ ऑब्जर्वेशन, थर्ड नेविगेशन, और जो फोर्थ कैटेगरी है, वो फोर्थ कैटेगरी कुछ और नहीं, फोर्थ कैटेगरी है रिसर्च। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जो ऑर्बिट है वो रिसर्च के पर्पसेस के हिसाब से तय होती है कि कौन से ऑर्बिट में इसको भेजा जाए। इंडिया के जो एग्जाम्पल हैं, एस्ट्रोसैट है, हमारा पूरा का पूरा चंद्रयान सीरीज है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, 3, और आदित्य L1 और मंगलयान। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये 4 तरीके के सैटेलाइट होते हैं। और अब हम लोग आ जाते हैं इन डिटेल कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे। अब यहाँ पे जो कुछ भी हम अंडरलाइन करेंगे उसको थोड़े लिखने की जरूरत होगी। कुछ कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हम सीखेंगे, जहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, लेकिन उन टर्म्स के साथ आपका फेमिलियर होना जरूरी रहेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे, इसके पहले कि हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट की दुनिया में जाएं, अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट के शुरू होने के पहले, अभी तक हमने जितना कुछ किया है पिछले आधे घंटे में, उस पर आप अपने सवाल पूछ लीजिए। 2 मिनट के बाद हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट की दुनिया में आते हैं। नाउ आई एम रेडी फॉर योर क्वेश्चन। सर, किसी भी सैटेलाइट को पेरिजी पॉइंट पर छोड़ते हैं तो क्या वो एक ही बार में ट्रांसफर ऑर्बिट तक चली जाती है? अच्छा क्वेश्चन है शुभम। ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही बार में चली जाए। जैसे कि अगर आप आदित्य L1 को देखेंगे, कल आदित्य L1 को पढ़ेंगे हम लोग, तो आप देखते क्या है कि कई लेवल पे हम एपोजी को लिफ्ट करते हैं, और उसके बाद हम इस पॉइंट से उसको किसी दूसरे ऑर्बिट में हम भेजते हैं। तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल एलिवेशन ऑफ ऑर्बिट, कि धीरे धीरे हम ऑर्बिट की ऊंचाई बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है। स्पेसक्राफ्ट और बस में क्या डिफरेंस है? स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा होता है बस, और स्पेसक्राफ्ट वो पूरा का पूरा साजो सामान होता है जिसको कि हम लॉन्च व्हीकल के जरिए उसके एक खास ऑर्बिट में भेजते हैं। बैंड किसे कहते हैं? बैंड एक खास फ्रीक्वेंसी होती है कम्युनिकेशन के लिए। तो कुछ ऐसे बैंड होते हैं जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काफी यूज होते हैं, उनको हम अलग अलग बैंड के नाम से जानते हैं। नाम के लेवल पे हमारा परिचय होना चाहिए। यूपीएससी इतने टेक्निकल सवाल नहीं पूछती, उससे ज्यादा मैंने प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, तो कुछ फैमिलियरिटी हम बैंड से करा देंगे। सर, थोड़ा सा जूम कर दीजिए प्लीज। मैं देखता हूं अगर मैं कर पाया तो। लेकिन जैसा मैंने बताया बाबू कि लिखने की जरूरत नहीं है, और जो हम लिखें या जो हम अंडरलाइन करें सिर्फ उसको लिखिएगा, ताकि आप लोग क्लास में एक्टिवली इंपॉर्टेंट चीज़ों को मेरे साथ साथ जॉट डाउन कर लें। बाद में ये प्रेजेंटेशन भी आपका है, और इसी प्रेजेंटेशन पे बेस्ड जो हमारा नोट्स है जो आज हम देंगे आपको, वो भी आपकी का है, ठीक है। सर, हिंदी इंग्लिश मीडियम में PDF दे दिया करें, दोनों को पढ़ने से अच्छे समझ में आता है। दोनों ही दिए हैं, जब भी दिए हैं, अभी तो एक ही दिए हैं, लेकिन वो दोनों में था ना, तो दोनों ही देंगे। सर, नोट नहीं कर पाए, राजा कह रहे हैं। राजा, दो दो बातें, जो नहीं कर पाए उसके लिए परेशान मत होइए।
लेकिन अभी से कोशिश करिए कि अभी बाकी 1.5 घंटे की क्लास लगभग बची हुई है हमारी, तो बाकी चीज़ों को जरूर नोट कर लीजिए राजा। ठीक है सर, मार्गदर्शन क्या है? अरे जो जीपीएस आपको लोकेशन बताता है, गूगल मैप में देखा है कि मुझे यहाँ जाना है, तो कैसे वो बताता है? तो उसी को हम मार्गदर्शन कहते हैं, जो नेविगेशन सैटेलाइट आपका करती हैं। वैसे मार्गदर्शन हम भी करते हैं। प्रयोजन किसे कहते हैं सोनू? प्रयोजन का मतलब होता है पर्पस। ठीक है। निकिता पूछ रही हैं कि सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट में क्या अंतर होता है? जो कुछ भी स्पेस में जाता है वो स्पेसक्राफ्ट होता है। ठीक है। और स्पेसक्राफ्ट किसी न किसी की परिक्रमा भी करता है, अदरवाइज वो स्पेस में बना कैसे रहेगा? तो सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट में कोई फर्क नहीं होता, टर्मिनोलॉजी की बात होती है। बस वही बात होगी कि जैसे पहले हम रिमोट सेंसिंग कहते थे, आज की डेट में हम उसको अर्थ ऑब्जर्वेशन कहने लगे हैं। तो जो हम स्पेस में भेजते हैं एक खास पर्पस से, वो स्पेस क्राफ्ट हो जाता है। और स्पेस क्राफ्ट कई तरह के हो सकते हैं। कुछ जो कम्युनिकेशन के स्पेस क्राफ्ट हैं, नेविगेशन के स्पेस क्राफ्ट हैं, कुछ टेलीस्कोपिक स्पेस क्राफ्ट हैं, जैसे हबल टेलीस्कोप है। तो वो भी स्पेस क्राफ्ट है, क्योंकि वो स्पेस में अपने आप को बनाए हुए एक खास ऑर्बिट में। इसी तरह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करते हैं, JWST की बात करते हैं, तो वो भी स्पेस क्राफ्ट है। कहने का तरीका हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे कि ये सैटेलाइट है, कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होगी, क्योंकि सैटेलाइट से हमने इंप्रेशन बना रखा है कि ये सिर्फ कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन करेगा, तभी इसको सैटेलाइट कहेंगे। तो ठीक है, आप स्पेस क्राफ्ट कह लो। कई लोग स्पेस क्राफ्ट भी नहीं कहते, उसको स्पेस टेलीस्कोप कहते हैं। लेकिन बात तो वही है कि वो स्पेस में है, और स्पेस में है तो एक जगह ऐसे ही लटका हुआ नहीं है। इट इज रिवॉल्विंग अराउंड समथिंग, किसी चीज की परिक्रमा तो कर ही रहा है। क्लियर हो गया निकिता? ऋषि कह रहे हैं कि प्रेक्षण और प्रक्षेपण में क्या अंतर है? भाई ऋषि, हिंदी को मजबूत करो। सबसे पहली बात तो ये कहेंगे आपको, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं और प्रेक्षण और प्रक्षेपण में अगर आप फर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये साइंस टेक का प्रॉब्लम नहीं है, ये हिंदी का प्रॉब्लम है। ठीक है। मैं बता देता हूँ, प्रेक्षण का मतलब होता है टू लुक एट समथिंग, किसी चीज को बारीकी से देखना और उसको स्टडी करना, उसको प्रेक्षण कहते हैं। किसी चीज को लॉन्च करना, उसको हम प्रक्षेपण कहते हैं। ठीक है। लेकिन आप लोग अपने लैंग्वेज को थोड़ा सा इंप्रूव करिए। बगैर लैंग्वेज को इंप्रूव किए, बिना लाग लपेट के मैं आपको बता रहा हूँ, यूपीएससी मेंस में स्कोर करना मुश्किल है। तो अपने लैंग्वेज को, फंक्शनल लैंग्वेज को इंप्रूव करिए। लैंग्वेज आपकी बहुत खूबसूरत, बहुत फ्लावरी, बहुत शशि थरूर जी की तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका लैंग्वेज करेक्ट होना चाहिए। और जो भी आप कहना चाहते हैं, वो करेक्ट वर्ड के साथ कम से कम वर्ड को खर्च किए अगर आप बोल सकते हैं, दैट इज गुड लैंग्वेज। उसको आप डेवलप करें। चलो, अब हम लोग फिर चैट से थोड़ी देर के लिए बाय बाय होते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बारे में। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का एकदम बेसिक वाला कॉन्सेप्ट ये है कि एक हमारा अर्थ का स्टेशन है। मान लो कि ये एक स्टेशन है, यहाँ पर एक सैटेलाइट लगा हुआ है ऐसे, ये ट्रांसमीटर है। ठीक है। और ये ट्रांसमीटर जो है, ये सैटेलाइट की तरफ सिग्नल भेज रहा है। सैटेलाइट यहाँ पे है। सैटेलाइट के अपने ट्रांसमीटर और रिस्पॉन्डर्स हैं, ये सोलर पैनल वगैरह है। सैटेलाइट इसको रिसीव करता है, और सैटेलाइट इसको रिसीव करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके और ग्राउंड स्टेशन पे भेजता है। डिपेंड करता है कौन सी फ्रीक्वेंसी है, उस हिसाब से एंटीना का साइज बड़ा या छोटा हो सकता है। राइट। लेकिन ग्राउंड स्टेशन पे एंटीना के थ्रू इन सिग्नल्स को कैप्चर किया जाता है, और इसको, जो कि है ट्रांसमिशन सेंटर, इसको आप बना लीजिए।
ट्रांसमीटर सेंटर का मतलब है जहां से प्रसारण हो रहा है, ठीक है। तो यहां से सिग्नल जो है वो अपलिंक होती है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि जो भी आपका ट्रांसमिशन सेंटर है वहां से सिग्नल अपलिंक हो रही है। अपलिंक का मतलब है कि सिग्नल यहां से सैटेलाइट को भेजा जा रहा है। सैटेलाइट का रिसीवर अब इस सिग्नल को रिसीव करेगा। तो सेकंड स्टेप का पॉइंट ए जो है वो है सैटेलाइट रिसीवर सिग्नल को रिसीव करता है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड का बी क्या है? फ्रीक्वेंसी बदल देता है। फ्रीक्वेंसी बदलने की ज़रूरत दो रीज़न से है। पहला कि सिग्नल स्ट्रांग हो जाए, और दूसरा कि ये जो अपलिंक होने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी से वो इंटरफेयर ना करे, क्योंकि सैटेलाइट अगर उसी फ्रीक्वेंसी से डाउनलिंक के लिए डेटा भेजेगा तो दोनों ही सिग्नल एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे और उससे सिग्नल में एरर आएगा। तो दो रीजन से, पहला कि सिग्नल को स्ट्रांग बनाना है और दूसरा कि सिग्नल का इंटरफेरेंस ना हो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बदल देता है। इसके बाद तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं सिग्नल डाउनलिंक। सिग्नल डाउनलिंक किसके जरिए होता है? ये होता है रिसीवर या एंटीना के थ्रू, राइट। और फिर यहां से अगर ये आपका डीटीएच है तो बस ये सिग्नल वायर के थ्रू आपके टेलीविजन के डेस्कटॉप, ये टेलीविजन के सेट टॉप बॉक्स में आएगी और सेट टॉप बॉक्स से आपके टेलीविजन में आएगी डेटा। अगर ये आपका मोबाइल टेलीकॉम है तो मोबाइल टेलीकॉम में आपके नियरेस्ट मोबाइल टावर को जाएगा और आपका मोबाइल टावर फिर आपको सिग्नल भेजेगा आपके मोबाइल डिवाइस पे, जिस भी टावर के आप कवरेज एरिया में हैं। अगर ये दूरदर्शन का ट्रेडिशनल अगर ये प्रसारण है तो इन दैट केस दूरदर्शन का जो प्रसारण केंद्र है, रिले केंद्र है, वो इसको रिसीव करेगा और फिर वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोकल एरिया में, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वो रिसीवर कहाँ लगा हुआ है, और ये भी टोटली डिपेंड करेगा कि अपलिंक आप कहाँ से कर रहे हैं। लाइव अपलिंक के लिए आपने देखा होगा ओबी वैन होते हैं। पहले इस डायग्राम को बनाओ, फिर मैं ओबी वैन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। और बन जाए तो फिर आप लोग बता देना मुझे। डन। चल, कभी आपने क्रिकेट स्टेडियम या अगर आपके शहर में किसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर की रैली हो रही है तो कभी आपने इस तरह के वैन्स देखे हैं? इसको हम कहते हैं ओबी वैन। ओबी वैन का फुल फॉर्म होता है आउटडोर ब्रॉडकास्ट वैन। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, राइट। तो स्टेडियम में कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे से के केबल से ओबी वैन के इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है। ओबी वैन में कम से कम 8-10 लोगों की टीम बैठती है, राइट। अंदर से एसी होता है, जनरेटर चल रहा होता है। तो 8-10 लोगों की टीम बैठी होती है। कैमरे से मोटे मोटे केबल्स के थ्रू विजुअल्स आ रहे हैं। कैमरे के साथ स्टेडियम में स्पेसिफिक पॉइंट पे माइक्रोफोन लगे हुए हैं जिससे कि ऑडियो की फीड आ रही है रियल टाइम। और ओबी वैन के जो डिवाइसेस हैं वो उस पूरे के पूरे डिजिटल डेटा को इस ट्रांसमीटर के जरिए, ये है ट्रांसमीटर, ठीक है, इस ट्रांसमीटर के जरिए, देख करके एंटीना लग रहा है लेकिन ये है बेसिकली ट्रांसमीटर। ये फिर एक पर्टिकुलर सैटेलाइट तक
ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सैटेलाइट तक सिग्नल भेजते हैं और उस सिग्नल से उस चैनल के द्वारा डाउन लिंक होता है, इस सैटेलाइट से उस चैनल के द्वारा डाउन लिंक होता है और फिर चैनल के लोग इसको पैकेज करते हैं। इसीलिए जनरली आप देखेंगे कि एक बॉल का गैप होता है, जिस वक्त एक्चुअली हो रहा है उससे एक बॉल आप पीछे चल रहे होते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिग्नल प्रोसेस हुआ, अपलिंक हुआ, वहां डाउनलिंक हुआ और तब उन्होंने डीटीएच सिस्टम के थ्रू आपके घर तक पहुंचाया। चैनल को डायरेक्टली भेजने की जरूरत क्यों है? डायरेक्टली ओबी वैन किसी ऐसे सैटेलाइट को क्यों नहीं भेजता जहां से वो डायरेक्ट आपके घर में आ जाए? उसका रीजन ये है कि फिर बीच में ऐड कैसे चलेगी हर ओवर के बीच में, फिर चैनल का लोगो कहाँ से आएगा, उसके ऊपर जो 50 ग्राफिक इफेक्ट आ रहे होते हैं वो कहाँ से आएंगे, ये सारी कॉम्पोजिटिंग चैनल के स्टूडियो में होती है। इसलिए चैनल को फील्ड से ये रॉ फीड चाहिए होती है और रॉ फीड के ऊपर फिर वो इस तरह के ग्राफिक्स के लेयर वगैरह लगा करके उनके प्रोड्यूसर्स इसको तैयार करते हैं और फिर वापस उसको सैटेलाइट में अपलिंक करते हैं किसी दूसरे सैटेलाइट पे, जहां से आपके घर के छत पे डिश टीवी लगी हुई है, वहां तक ये सिग्नल आ रहा है। तो ऐसे ये काम हो रहा होता है। आई होप कि अब आप थोड़ा समझ रहे हैं कि ये संचार उपग्रह काम कैसे करते हैं। तो अगर हम बात करें ना, तो पूरा का पूरा फ्लो थोड़ा ऐसा है कि ये हमारा ओबी वैन है, ठीक है, ये दूसरे मॉडल का ओबी वैन है, वो पहले वाला अलग था, ये दूसरे चैनल का ओबी वैन है। ये ओबी वैन है, ओबी वैन का ये ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर से गया सैटेलाइट को, सैटेलाइट ने फिर भेजा स्टूडियो को, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं। ये स्टूडियो की बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, शानदार बिल्डिंग है। फिर उस स्टूडियो के छत पे भी ट्रांसमीटर लगे होते हैं। जब स्टूडियो ने उसके ऊपर ग्राफिक्स का लेयर वगैरह लगा दिया, ठीक है, फिर स्टूडियो इसको अपलिंक करता है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को और फिर ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजता है, तो ये हमारे घरों के छोटे वाले एंटीना से कैप्चर होता है और फिर घरों में बैठकर हम मैच देख रहे होते हैं। इसलिए अक्सर आप एक बॉल पीछे चल रहे होते हैं। अगर आपके शहर में कभी पीएम की रैली हो या किसी बहुत मेजर पॉलिटिकल रैली हो, तो भी वहां पे आप देखेंगे कि रैली ग्राउंड के बाहर बहुत सारे आउटडोर ब्रॉडकास्ट वैन काम कर रहे होते हैं। तो ग्राउंड स्टेशन का जो ट्रांसमिशन है वो किसी गाड़ी पे हो सकता है, किसी बिल्डिंग पे हो सकता है, या किसी खुले इलाके में, इसके बगल में कोई खुला इलाका होगा जहाँ पे इस तरह के ग्राउंड लेवल पे दूरदर्शन के पुराने वाले केंद्रों पे ये लगे रहते थे। और यहाँ से सैटेलाइट को जाता है और अब चूंकि डायरेक्ट टू होम है, तो डायरेक्ट टू होम आपके छोटे वाले डिश टीवी के या एयरटेल टीवी के एंटीना तक ये सिग्नल आएगा। इज इट क्लियर कि हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट काम कैसे कर रहा है? कुछ लोग पूछ रहे हैं बनाना है, बनाने में आधा मिनट लगेगा, बनाना है तो बना लो। यूट्यूब कैसे चलता है? यूट्यूब ऐसे नहीं चलता। यूट्यूब चलता है, हम जो भी अपलोड करते हैं वो यूट्यूब के सर्वर पे जाता है और यूट्यूब के सर्वर पे वो स्ट्रीम हो रही होती है। चल, अब बहुत आसान आसान सी चीजें हैं, फैक्चुअल वाली। अब देखो जरा इसको। सबसे पहले जो चीजें हम अंडरलाइन कर रहे हैं आप भी उसको लिख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्हाट आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स? कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होते हैं? ठीक है, सबसे पहली बात कि ये मैन मेड ऑब्जेक्ट होते हैं, नियत कक्षा में मानव निर्मित उपग्रह, ये पहला पॉइंट। और दूसरा, वैश्विक संचार की सुविधा देने वाले ये उपग्रह होते हैं
फैसिलिटेटिंग ग्लोबल कम्युनिकेशन। दूसरा क्या है? ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल्स बिटवीन ग्राउंड स्टेशंस। ग्राउंड स्टेशंस से ही सिग्नल लेते हैं और ग्राउंड स्टेशन को ही सिग्नल भेजते हैं। अपने लेवल पे कोई सिग्नल नहीं जनरेट कर रहे होते, इनका काम होता है सिग्नल की मध्यस्थता करना, सिग्नल का मेडिएशन करना। सिग्नल लेते हैं, सिग्नल को थोड़ा सा चेंज करके पास कर देते हैं, ठीक है। और बेसिकली वो वायरलेस संचार नेटवर्क को सक्षम करते हैं। इनेबल वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। बस इतना ही। इसके बाद जो चीजें हैं वो आपको ऐसे ही पता है, और ये फिर हम जब पीडीएफ दे देंगे तो आपको पता हो जाएंगे। जैसे कि पब्लिक सर्विसेज लाइक टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, लंबी दूरी की टेलीफोनी वगैरह, और कुछ जो डेडिकेटेड सर्विसेज होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दी जाएगी। कुछ ऐसे भी डेडिकेटेड नेटवर्क होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी आपको दी नहीं जाती। फॉर एग्जांपल, मिलिट्री के लिए जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है वो सिविलियन के लिए कभी भी अवेलेबल नहीं होता है। आपके मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए एक नेटवर्क का हिस्सा दे दिया गया आपकी मोबाइल कंपनी को, उसी में आप ऑपरेट करेंगे। लेकिन बैंकों का जो काम है कि बैंक एक दूसरे से और अपने सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट होते हैं, तो वो पब्लिक इंटरनेट से नहीं कनेक्ट होते। हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनको बहुत डेडिकेटेड कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, तो वो पब्लिक इंटरनेट से या पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क पे डिपेंड नहीं होते। उनके लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन का अपना एक बैंडविड्थ, अपना एक पार्ट ऑफ द नेटवर्क अवेलेबल होता है। इसी तरह से एयर ट्रैफिक के लिए आपको क्या लगता है कि जब प्लेन ट्रैवल कर रहे होते हैं और प्लेन को ग्राउंड स्टेशन पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करनी होती है, या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को जब प्लेन से बात करनी होती है, तो व्हाट डू यू थिंक, वो नॉर्मल टेलीकॉम लाइन का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इन सारे पर्पसेस के लिए डेडिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम क्रिएट करना होता है। तो जब भी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की, तो बेसिकली पब्लिक सर्विसेज होती हैं, रेडियो, टेलीविजन, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन, लॉन्ग लाइक वायरलेस इंटरनेट, ये सब। और साथ ही साथ डेडिकेटेड रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज होती हैं, मिलिट्री कम्युनिकेशन हो गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बैंकिंग वगैरह, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो तो ये रिमोट एरियाज को कम्युनिकेशन नेटवर्क से जोड़ते हैं, जैसे ई गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन, रिमोट एजुकेशन वगैरह। पिछली क्लास में किसी ने पूछा था कि टेलीमेडिसिन क्या होता है। मैंने कहा था कि दूर दराज के इलाकों में जब डॉक्टर्स को किसी बड़े शहर के सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट करके और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करी जाती है, या लोकल लेवल पे डॉक्टर्स कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं, उस पेशेंट की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि उसको किसी बड़े शहर के हॉस्पिटल में ले जाया जा सके। इन दैट केस बड़े शहर के हॉस्पिटल के डॉक्टर लोकल डॉक्टर को रियल टाइम गाइड कर रहे होते हैं कि आपको अब ये करना है, इसके बाद ये करिए, इसके बाद ये ढूंढिए। और इस तरह के अप्रोच को हम टेली मेडिसिन कहते हैं। और इंटरनेट के पहले भी हमारे कंट्री में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बेसिस पर रिमोट एजुकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो वो भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन से अवेलेबल होती है। और साथ ही साथ कई तरह के डिजास्टर्स के दौरान इमरजेंसी कम्युनिकेशन को भी ये अलाउ करते हैं आपदा काल में, राइट। तो ये हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बेसिक्स हैं। एग्जाम्पल्स में अभी आप मत जाइए, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स आप नोट करते जाइए। ये सारे एग्जाम्पल आपके इसमें भी हैं, आपके पीडीएफ में भी हैं। तो अननेसेसरली एग्जाम्पल को नोट करने की अभी यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। ये सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर और इजी हैं, तो एग्जाम्पल आपको भी समझ में आ रहे होंगे। इतना नोट कर लिया आपने? इतना आपने नोट कर लिया? एक बार देख लीजिए इसको। चलो, बस अब इसमें हमें एक डायग्राम देखना है। इस डायग्राम को कॉपी मत कीजिएगा, और इस डायग्राम से अब आप लोग फैमिलियर होंगे, करेक्ट। इस डायग्राम से अब आप लोग काफी फैमिलियर होंगे कि जो ग्राउंड इक्विपमेंट है वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है सैटेलाइट को। उसके बाद सैटेलाइट उस इनकमिंग सिग्नल को एम्पलीफाई करता है कि वो सिग्नल और भी स्ट्रांग हो जाए।
उसके बाद सिग्नल इज ट्रांसमिटेड बैक टू अर्थ। वो सिग्नल फिर अर्थ को ट्रांसमिट होती है और उसके बाद जो ग्राउंड इक्विपमेंट है वो इस सिग्नल को रिसीव करते हैं और फिर इस सिग्नल को आगे जैसे भी केबल के जरिए वायरलेसली आगे ट्रांसमिट करते हैं। तो ये हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे होते हैं। एक बार इस ड्राइंग को आप लोग देख लीजिए। ये डायग्राम क्लियर है आपका? इस डायग्राम पे कोई भी क्वेश्चन? ये हमने अभी किया है तो आई डोंट थिंक कि इस पे कोई सवाल आपका होगा। ये एक थोड़ा सा आप लोग देख लो, जरूरी है, इसलिए मैंने ये स्लाइड में लगा दिया है। ठीक है, ये देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रेंज है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रेंज है। तो अगर आप यहां से देखें तो वेवलेंथ यहाँ बहुत ज्यादा है और वेवलेंथ यहाँ पे बहुत कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिनकी वेवलेंथ 100 किलोमीटर तक की होती है। जिनकी वेवलेंथ 100 किलोमीटर तक की होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, क्योंकि जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, सीधा मतलब है कि उनका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी। फिर जिनका 10 किलोमीटर है, लो फ्रीक्वेंसी। फिर जिनका 1 किलोमीटर से 100 मीटर तक है, वो मीडियम फ्रीक्वेंसी। उसके बाद 100 मीटर से 10 मीटर तक जिसका वेवलेंथ है, उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसके बाद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यूएचएफ, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के बाद फिर हम सैटेलाइट हाई फ्रीक्वेंसी पर आते हैं और ये एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी होगी। इसमें जो है ना, ये जो 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज का जो रेंज है, आप ब्रॉडली मान लो तो 1 गीगाहर्ट्ज से 40 गीगाहर्ट्ज का जो रेंज है फ्रीक्वेंसी का, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन का है। तो पहली बात जो आप याद रखिएगा कि अगर बहुत एक्यूरेट होकर के बात करें तो लगभग 3 से 30 गीगाहर्ट्ज, और थोड़ा सा लूजली बात करें तो 1 गीगाहर्ट्ज से 40 गीगाहर्ट्ज का जो रेंज होता है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए बड़ा ही उपयुक्त होता है। ठीक है, बाकी अलग अलग वायरलेस पर्पसेस के लिए, जैसे कि आपका रेडियो चलता है ना, वीएचएफ टीवी ट्रांसमिशन होता था, एफएम रेडियो वीएचएफ पे चलता है, मीडियम वेव रेडियो यहां से चलता है। लेकिन सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी के लिए जो पॉइंट अब आपको याद रखना है, मैं इसमें डीप में भी जा सकता हूं लेकिन कोई पूछेगा नहीं आपसे। तो सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी में 1 से 40 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है मोस्टली यूज होती है, और फिर उसके अलग अलग बैंड होते हैं। अब ये बैंड आप देख लो, 1 से 2 गीगाहर्ट्ज तक एल बैंड, फिर 2 से 4 गीगाहर्ट्ज तक एस बैंड, 4 से 8 गीगाहर्ट्ज तक सी बैंड, उसके बाद एक्स बैंड, फिर 12 से 18 के बीच के यू, 18 से 26 के बीच के। याद नहीं रखना है, बस आपके रेफरेंस के लिए मैं दे रहा हूं। 26 से लेकर के लगभग 40 तक के ए बैंड होते हैं। राइट, तो ये वाला डायग्राम बस आपके पास होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। ये देखो, इंडिया के अब हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रोग्राम पर आ गए हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के जो डिटेल जानना है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहली बात तो क्या है कि पूरे एशिया पैसिफिक में, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इससे बड़ा नेटवर्क किसी भी कंट्री के पास नहीं है। पूरे एशिया पैसिफिक में ये नहीं। ठीक है, तो लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम इन एशिया पैसिफिक। ठीक है, एशिया प्रशांत में सबसे बड़ी घरेलू संचार प्रणाली 1983 में शुरू हुआ था इनसैट 1B के साथ, और इंडिया के कम्युनिकेशन क्षेत्र को इसने पूरी तरह से कह लो चेंज ही कर दिया। अभी हमारे पास 9 मॉडर्न जनरेशन के सैटेलाइट हैं, 9 ऑपरेशनल सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। भू स्थैतिक कक्षा में 9 परिचालित उपग्रह हैं,
ये 12 सितंबर को इसरो की वेबसाइट से लिया हुआ डेटा है। टाइम टू टाइम ये डेटा चेंज होता रहेगा, इसीलिए मैंने एक डेट दे दिया कि इस डेट को ये स्थिति थी, ठीक है। और इट इज इक्विप्ड विद ओवर 200 ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्डर एंड ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा, रिस्पॉन्डर सिग्नल को रिसीव करता है, उसको एम्पलीफाई करता है और तब ट्रांसमीटर के जरिए उसको भेजता है, ठीक है। तो 200 से ज्यादा ट्रांसपॉन्डर हैं बस 9 ही सैटेलाइट में। तो ये जो मॉडर्न सैटेलाइट हैं वो नंबर में कम है, लेकिन टोटल जो उनकी कम्युनिकेशन कैपेसिटी है, पहले के जनरेशन के 20 सैटेलाइट भी इतना कम्युनिकेशन नहीं दे पा रहे थे जितना कि ये मॉडर्न जनरेशन के सैटेलाइट आपको दे रहे हैं। और सी बैंड में, एक्सटेंडेड सी बैंड में और के यू बैंड में 200 से अधिक ट्रांसपॉन्डर हैं, ठीक है। और एक बार फिर से हम लोग उसमें जाएंगे और देखेंगे कि सी बैंड का मतलब क्या, एक्सटेंडेड सी बैंड का मतलब क्या और के यू बैंड का मतलब क्या। तो इंडिया के पास मेनली ये 3 बैंड में कम्युनिकेशन का वेवलेंथ है, जिससे कि हमारी मोबाइल टेलीफोनी चलती है, हमारा टेलीविजन, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन चलता है, जिससे कि बहुत सारे डेडिकेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क एस्टेब्लिश हुए हैं। ये सब के सब या तो सी बैंड में है या एक्सटेंडेड सी बैंड में है या के यू बैंड में। इसको आप लोग एक बार नोट कर लें। जो कुछ भी मैंने अंडरलाइन किया है बस उसको आप नोट कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी होती है कि कोई भी वेव, किसी ने पूछा ये सब पहले भी मैंने कहा है कि एक बार स्कूल के लेवल की 8th 9th 10th की साइंस की लेवल को बुक एक बार रिव्यू कर लो। एग्जाम आपको देना है तो इतना आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे साइंस और ह्यूमैनिटी का नहीं है। जो भी एडवांस साइंस है वो 11th से शुरू होती है। जो 9th 10th 8th 9th 10th है वो तो सब लोग करके ही आए हो ना, तभी तो 11th 12th ग्रेजुएशन में आप जाते हैं। तो उसको एक बार रिवाइज करना जरूरी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक यूनिट समय में वो कितनी बार अपने वेव को पूरा करती है। फिर आप पूछोगे वेव का मतलब क्या है ना, तो अपने एक वेवलेंथ तक वो एक सेकंड में कितनी बार जा सकता है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। चलो ये अगर हम वापस जाएं यहाँ पे, ये देखो, तो अब इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास टी बैंड में काफी ट्रांसपॉन्डर्स हैं। एक्स को एक्सटेंडेड सी बैंड ही कहते हैं, तो एक्स बैंड में है और के यू बैंड में है। तो हमारे पास समझ लो कि 4 से लेकर के 18 वाले रेंज में, 4 से 18 के बीच में काफी सारे ट्रांसपॉन्डर्स हैं। तो अलग अलग पर्पस के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क की इंडिया में कोई कमी नहीं है। और आने वाले वक्त में हम और भी बड़े और बहुत सारे ट्रांसपॉन्डर्स के साथ हम जीसैट सैटेलाइट्स को लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये जो है हमारे मोस्ट रीसेंट लॉन्चेस हैं। अगर आप देखो तो TMS-1, ठीक है, PSLV से लॉन्च हुआ। GSAT-30 ये 2020 में लॉन्च हुआ था। तो 2020 के दिसंबर के बाद हमने अभी कोई भी नया सैटेलाइट कम्युनिकेशन में लॉन्च नहीं किया, क्योंकि जरूरी नहीं, राइट। GSAT-31 किया, GSAT-7A किया, GSAT-11 किया तो अलग अलग। और ये जो आप एरियन रॉकेट देख रहे हैं ना, 3 जगह एरियान एरियान एरियान, तो ये फ्रांस का बना हुआ रॉकेट है और ये फ्रेंच गायना से ये लॉन्च होता है। तो जब हमारा GSLV लॉन्च नहीं होने वाला होता और अगर फ्रांस स्पेस एजेंसी का एरियान लॉन्च होने वाला होता है, तो हम उनको अपने सैटेलाइट्स भेज देते हैं और वो हमारे सैटेलाइट को लॉन्च कर देते हैं। सो दैट कि बस एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए एक GSLV को हम क्यों वेस्ट करें,
जब फ्रांस अभी अपना एरियान भेज ही रहा है। एरियान 5 जो है ऑलमोस्ट हमारे GSLV के जितना पावरफुल है, तो वो आराम से ट्रांसफर ऑर्बिट में हमारे सैटेलाइट को इंसर्ट कर देता है। तो आप देख लो कि लास्ट के 5 में से 3 फ्रेंच एरियान रॉकेट लेकर गया है और 2 इंडिया लेकर के गया है खुद का। ये चीजें क्लियर हो गई अब थोड़ी। और अब लास्ट पार्ट है मेजर एप्लीकेशन। तो अगर हम मेजर एप्लीकेशंस में आ जाएं तो टेलीकम्युनिकेशन, टीवी प्रसारण, उपग्रह समाचार एकत्रित करने में सक्षम बनाता है, मतलब वही जो आउटडोर रिपोर्टिंग होती है, लाइव रिपोर्टिंग वगैरह, तो वो यहां से होता है। डिफरेंट सोशल एप्लीकेशंस लाइक टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन वगैरह वगैरह। फिर वेदर के फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। फिर डिजास्टर की वार्निंग में काफी हेल्प करता है ये। और लास्टली सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में कम्युनिकेशन की नेटवर्क भी देता है। तो ये फैक्चुअल पार्ट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि क्लास में बैठ के सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पार्ट आप लोग लिखें। अब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे, तो अब इसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग अर्थ ऑब्जर्वेशन देखने जा रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको एक बार क्लियर कर लीजिए बिफोर वी मूव एनी फर्दर ऑन दिस। नाइन्थ और ट्वेल्थ, 9th 12th नाम बता दीजिए। एनसीईआरटी पैटर्न ऑल बुक एक में रहे। 9th की बात, 11th 12th की बात नहीं कर रहे हैं। 8th 9th 10th की जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आती है आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। सर फ्रांस से लॉन्च होगा। देखो फ्रांस से लॉन्च नहीं होता अनामिका। फ्रेंच गायना एक रीजन है कैरिबियन में, तो फ्रेंच गायना से लॉन्च होता है। और वो भी हमारे वही ट्रांसफर ऑर्बिट में ही जाता है। ये सैटेलाइट एलईओ में गए हैं? नहीं, एलईओ में नहीं गए हैं। ये ट्रांसफर ऑर्बिट में गए हैं और ट्रांसफर ऑर्बिट से फिर ये अपने ऑर्बिट में गए हैं। एरियान क्या होता है? एरियान एक रॉकेट का नाम है जो फ्रांस ने डेवलप किया है। और इंडिया और फ्रांस के बीच में सैटेलाइट लॉन्च के लेवल पे बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंडिया ने अपने हेवी सैटेलाइट्स को फ्रांस के एरियन रॉकेट से लॉन्च करवाया है इंडिया ने। टावर का काम क्या होता है? डिपेंड करता है कि टावर किस पर्पस का है, उस टावर के ऊपर किस तरह का एंटीना लगा। लेकिन अगर आप मोबाइल टावर की बात करते हो तो उसका एक स्पेसिफिक रेंज होता है। तो उस रेंज में जितने मोबाइल फोन्स हैं जो उस कंपनी के पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिसीव करने के लिए रेडी हैं, तो उनको कम्युनिकेशन पहुंचाना, तो वो हमारे मोबाइल टावर का काम होता है। सर बैंड नहीं आया समझ में। दो चीजें हैं। एक तो क्या है कि बस याद रखना कि इतने गीगाहर्ट्ज से इतने गीगाहर्ट्ज के बीच सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, और इंडिया के पास सी, एक्सटेंडेड सी और केयू में सारे ट्रांसपॉन्डर्स हैं। बाकी कुछ भी आपसे एग्जाम पूछने नहीं चाह रहा, मैं पढ़ा सकता हूँ लेकिन वो अननेसेसरी हो जाएगा। वो ना तो प्रीलिम में पूछा जाएगा ना मेंस में पूछा जाएगा, तो क्या ही फायदा। लॉन्च डेट लर्न करना है? आई डोंट थिंक। चलो सर, क्लास नोट वाले पीडीएफ को निकलवाना है? बिल्कुल नहीं। ये आपके रेफरेंस में रहेगा, और जब आप रिवीजन करेंगे तो ये वाला जो पीपीटी है इसको, इससे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ले लेंगे, और जो पीडीएफ है वो आपके रेफरेंस के लिए रहेगा। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पे। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बेसिकली काम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग रिमोट सेंसिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर किसी भी चीज को
टच किए बगैर उस चीज के बारे में आप जानकारी गैदर करते हो, तो उसको हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग। तो बेसिकली आपकी आईज अगर दूर तक किसी चीज को देखती हैं और उसके बारे में काफी जानकारी गैदर करती हैं, तो वो भी इन अ वे रिमोट सेंसिंग ही हुआ। लेकिन जब हम यहाँ पे रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं, तो हम ह्यूमन आईज वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास सेंसर हैं और वो अर्थ से थोड़ी ऊपर की ऊंचाई पे फ्लाई कर रहा है, और वो अर्थ के अलग अलग चीजों के लिए जिसके लिए भी सेंसर है उसके लिए वो इमेज जनरेट कर रहा है, और वो इमेज अल्टीमेटली उस डेटा को एनालाइज किया जाएगा और उससे और भी जानकारी हासिल की जाएगी। तो उसको हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग या दूर संवेदन। क्योंकि हम अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए, भूप्रेक्षण के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम उसको अर्थ ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। रिमोट सेंसिंग कई तरीकों से हो सकता है। अगर आप ये डायग्राम देखो, ये वाला, तो आप देखोगे कि रिमोट सेंसिंग आप ड्रोन के जरिए कर सकते हो। ठीक है, ड्रोन के नीचे अगर सेंसर कैमरे लगे हुए हैं, तो आप रिमोट सेंसिंग ड्रोन के जरिए कर सकते हो। रिमोट सेंसिंग आप बैलून के जरिए कर सकते हो। रिमोट सेंसिंग आप छोटे छोटे इस तरह के ऑब्जेक्ट जो कि मिनी ड्रोन होते हैं उनके जरिए भी आप कर सकते हो। और आप एरोप्लेन के बेस पर भी, छोटे एरोप्लेन बड़े एरोप्लेन के बेस पे भी आप रिमोट सेंसिंग कर सकते हो, बशर्ते कि उनके नीचे कैमरे या इस तरह के सेंसर लगे हों। एंड डेफिनेटली सैटेलाइट से भी आप कर सकते हो। सैटेलाइट का फायदा ये है कि सैटेलाइट को एक बार लॉन्च कर देने के बाद ये अपने ऑर्बिट में बना रहता है, और उस ऑर्बिट से, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्बिट, वो दिन में या तो 2 बार उस पर्टिकुलर पॉइंट का चक्कर लगाएगा। और अगर आपने जियो स्टेशनरी में उसको लॉन्च कर दिया है, तो वो पूरे वक्त किसी खास पॉइंट के ऊपर बना रहेगा। जो हमारी पहले की स्ट्रैटेजी थी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को हम सीधा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेज देते थे कि लगातार इंडिया के ऊपर वो फोकस रहे। तो ये सारे के सारे काम रिमोट सेंसिंग के होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हमें ना तो ड्रोन वाली रिमोट सेंसिंग पढ़नी है, ना हॉट एयर बैलून वाली रिमोट सेंसिंग पढ़नी है, किसी भी और एरोप्लेन वाली रिमोट सेंसिंग भी नहीं पढ़नी। हमें पढ़ना है सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग, कि एक सैटेलाइट कैसे रिमोट सेंसिंग करता है। तो अगर आप सैटेलाइट की रिमोट सेंसिंग को समझना चाहते हैं ना, तो वो काम थोड़ा ऐसे करेगा। इस डायग्राम को गौर से देखना। ये एक मिनट, ये एक हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। काफी सारे ट्रांसमीटर हैं इसके, और काफी सारे इसके सेंसर्स भी हैं। अब क्या है कि ये सैटेलाइट जो है बेसिकली, और ये हमारा अर्थ है। एक लैंडस्केप बना दिया बस, राइट। तो दिन के वक्त सन की लाइट यहाँ गिर रही है, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के सेंसर्स को मिल रही है, वो लाइट। ठीक है, सेंसर्स उस लाइट के पैटर्न को कैप्चर करते हैं जब उस एरिया से गुजरते हैं। अब ये जो डेटा आया जिसको सेंसर ने कैप्चर किया, उस डेटा को पहले डिजिटाइज किया जाएगा। क्योंकि सेंसर ने क्या कैप्चर किया, लाइट को कैप्चर किया, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल डेटा। स्पेक्ट्रल डेटा का मतलब लाइट का अपना एक स्पेक्ट्रम है। तो थोड़ा ग्रीन कलर आया, थोड़ा रेड कलर आया, थोड़ा कुछ और आया। ठीक है, तो वो सैटेलाइट ने सबको गैदर किया, वो सिर्फ और सिर्फ लाइट है। ठीक है, अब उसका एक पैटर्न बनेगा जो कि एक डिजिटल डेटा के रूप में उसको बदला जाएगा, कि इस एरिया से इतनी ग्रीन लाइट आई, इतनी रेड लाइट आई, इतनी ये लाइट आई, वगैरह वगैरह।
लाइट को ट्रैवल करने में लगभग इतना वक्त लगा होगा, ऑल ऑफ दैट। तो वो एक डिजिटल डेटा बनता है। उसके बाद क्या है ना कि ये जो ट्रांसमीटर्स हैं वो इस डेटा को ग्राउंड स्टेशन को भेजते हैं। ये है हमारा क्या, ये है हमारा ग्राउंड स्टेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, स्पेक्ट्रल डेटा का कैप्चर, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, जो लाइट अर्थ के अलग अलग हिस्सों से स्पेस की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है उसको ये खास पर्पस से बने हुए सेंसर कैप्चर करेंगे। उसके बाद इसको जो है क्या करेंगे, उसका एक डिजिटल सिग्नल जनरेट करते हैं। तो ये डिजिटल सिग्नल जनरेशन हुआ। और तीसरा स्टेप है क्या, तीसरा स्टेप है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन कहाँ पे, ग्राउंड स्टेशन को। तो पहले जो लाइट जा रही है उसको सेंसर कैप्चर करेगा, फिर उस पूरे के पूरे कैप्चर्ड को, जो कैप्चर्ड इमेजरी और लाइट जो है उसको एक डिजिटल सिग्नल में तब्दील किया जाएगा। सैटेलाइट में वैसे उपकरण लगे होते हैं और उसको फिर ग्राउंड स्टेशन की तरफ ट्रांसमिट किया जाएगा। ग्राउंड स्टेशन का जो एंटेना है वो उसको रिसीव करेगा और फिर फोर्थ लेवल पे होती है डेटा या सिग्नल की एनालिसिस। तो ये 4 स्टेप होते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के। इसको आप लोग बना लें। मैं अभी स्क्रीन के सामने से हट गया हूं सो दैट कि आप इसको बना लें। एक बार बना लेंगे तो आप इसको डन कर दीजिएगा मेरे लिए। वेरी नाइस। अब यहां पर एक और एंगल आता है। ठीक है, पहली बात तो हम समझ गए। तो ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अभी मेरे पीछे दिख रहा है, इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में लाइट का सोर्स क्या था। तो इस रिमोट सेंसिंग के सैटेलाइट में लाइट का सोर्स सन है। सैटेलाइट तो नहीं है, लाइट का सोर्स सन है या कोई और ऑब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल रात में मून हो सकती है लाइट का सोर्स। बस आपके सेंसर उस लिहाज से सेंसिटिव होने चाहिए कि वो उतने कम लाइट में भी कुछ स्पेक्ट्रल डेटा को कैप्चर कर लें। लेकिन लाइट का एक सोर्स है जो एक्सटर्नल है, जो एक बाहरी सोर्स, और वो लाइट जितनी रिफ्लेक्ट हो रही है बस उसको हमारा सैटेलाइट कैप्चर करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं जो अपना लेजर बीम रिलीज करती हैं। कुछ ऐसे भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं जो अपना लेजर बीम रिलीज करती हैं। ये देखो, एक हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और बन रहा है। ये सेंसर्स हैं, ये ट्रांसमीटर्स हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अपना लेजर खुद ही रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पहाड़, पेड़, जंगल वगैरह है और ये लेजर यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर के जाता है। तो पहला है लेजर एमिशन, कि हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खुद ही लेजर एमिट कर रहा है और लेजर एमिट करके वो जब रिफ्लेक्शन हो रही है तो उसको हमारा सेंसर कर रहा है कैप्चर। और उसके बाद फोर्थ में है ट्रांसमिशन वगैरह। तो एक चीज क्या समझ में आ रही है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट दो तरह के होते हैं। एक जो थोड़े बाहरी लाइट पर डिपेंड कर रहे हैं और एक दूसरा
जिसके पास अपना लाइट का एक सिस्टम होता है। तो जिसके पास लाइट का अपना सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, कि उसको किसी भी बाहरी के लाइट की जरूरत ही नहीं है। और जिसके पास लाइट का अपना सोर्स नहीं होता है उसको हम कहते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव क्यों? क्योंकि वो किसी और सोर्स से इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, किसी और सोर्स से दीप्त ऑब्जेक्ट, इल्यूमिनेशन का मतलब है दीप्त, राइट? तो किसी और ऑब्जेक्ट से दीप्त ऑब्जेक्ट, किसी और सोर्स से दीप्त ऑब्जेक्ट से वो लाइट रिसीव करता है। तो मोस्टली जो सैटेलाइट होते हैं वो पैसिव होते हैं, वो सन से पहले अर्थ चमक रहा होता है और उस लाइट को कैप्चर करके वो डेटा बनाते हैं। और कुछ होते हैं जिनके पास अपना लेजर होता है, तो वो हो गए एक्टिव रिमोट सेंसिंग। तो इस तरफ जो है वो पैसिव है, इस तरफ जो है वो एक्टिव है। ये हमारा अब क्लियर हो गया। जो कुछ भी मैंने बनाया है, जो भी ड्राइंग बनाए हैं, वो नोट्स में नहीं है। तो आप मेरे साथ बना लें, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये नोट करना जरूरी है। अगर आप ऑफलाइन में बैठे होते तो अभी तक आप नोट कर चुके होते। ऑनलाइन में बैठे हुए हैं तो आप ये सब सवाल जवाब कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। क्योंकि नोट नहीं करने का एक ही अब आउटकम होगा कि बाद में इसी वीडियो को दोबारा प्ले करके आपको नोट करना पड़ेगा। डन? चलिए, तो अब आप ये देखो, ये देख रहे हो? देखो, पैसिव सेंसर, सन की लाइट आई और सेंसर ने फिर ये लाइट को लिया। एक्टिव सेंसर, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ने अपना लेजर भेजा और वो रिफ्लेक्ट होकर के जब आया तब उसने ये लाइट रिसीव की। तो इसको हम कहते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अगर हम इंडिया के प्रोग्राम की बात करें ना, इंडिया के रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम की बात करें, तो 1988 में हमारा जो पहला प्रॉपर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, जिसको हम कहते हैं आईआरएस। आईआरएस का मतलब है इंडियन रिमोट सेंसिंग, ठीक है? तो IRS-1A के साथ इसकी शुरुआत होती है 1988 में। आज की डेट में इसरो के पास 23 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं स्पेस के अंदर, 23। ठीक है, ये PIB की डेटा है। ठीक है, अंतरिक्ष में कुल 23 पृथ्वी अवलोकन हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ डेटा इंडिया के रिमोट सेंसिंग एजेंसी को नहीं देते, बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज को भी ये डेटा बेच सकते हैं, राइट? तो घरेलू और वैश्विक दोनों ही उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। केटर टू द बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल यूजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, और इसरो जो है वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को ऑपरेट करता है। ठीक है, इसरो वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट रिमोट सेंसिंग सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। इतना ज़्यादा सैटेलाइट बहुत कम कंट्रीज के पास है आज की डेट में ऑर्बिट में। हमारे ज़्यादातर रिमोट सेंसिंग के जो सैटेलाइट हैं, ज़्यादातर वो सबके सब सन सिंक्रोनस में है, लेकिन कुछ एक आज भी वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं। तो यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए कि मोस्टली सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में। लिख लिया आपने? चलो, कुछ जनरल बातें इसके पहले कि हम रिमोट सेंसिंग से बाहर निकलें। तो रिमोट सेंसिंग के लिए रिमोट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट किसको कहते हैं?
जो रिमोट सेंसिंग के लिए मानव निर्मित उपग्रह हैं, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। अधिकतर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में रखे जाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, अभी अभी लिखा है हमने। ठीक है, कुछ को विशेष रूप से मौसम की निगरानी और पूर्वानुमान उद्देश्यों के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में या जीएसओ में भी रखा जा सकता है, जो विशेष प्रयोजन से, विशेष उद्देश्य से बनाए गए हैं। और अलग अलग तरह के डेटा को, अलग अलग तरह के इमेज को वो एनालाइज करते हैं, और ये पूरा का पूरा कई पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। मौसम और जलवायु परिवर्तन पर नजर, अर्बन प्लानिंग, अर्बन मैपिंग में, फिर डिजास्टर के, कह लीजिए कि फोरकास्टिंग में, डिजास्टर के मैनेजमेंट में उनसे हमें डेटा मिलता है। फिर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, फॉरेस्ट कवर की मैपिंग हो रही है वगैरह वगैरह, वो हो सकता है। फिर अर्थ के फिजिकल केमिकल सिस्टम में जो साइंटिफिक स्टडीज हो रही हैं वो है। और याद रखिएगा कि सर्विलेंस के जरिए जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है और जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी हेल्प मिलती है। जैसे कि हमें ये पता है कि चाइना ने या पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ अपने मिसाइल्स डिप्लॉय कर रखे हैं, कहाँ कहाँ उनके एयर बेसेस हैं, किस एयर बेस पर कितने एयरक्राफ्ट हैं वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है कि चाइना को हमारे बारे में नहीं पता है। ठीक है, वो कह लीजिए कि इंडिया और चाइना का जो परस्पर प्रेम है वो है, दोनों तरफ दो तरफा प्रेम है। तो इंडिया चाइना के मिसाइल के डिप्लॉयमेंट की खबर रखता है, चाइना इंडिया के मिसाइल डिप्लॉयमेंट पे खबर रखता है, तो वो है। ठीक है, और इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं और इससे बचने के लिए चाइना क्या कर रहा है वो भी देखेंगे डिफेंस में। डिफेंस जल्दी ही आ रहा है। इसके अलावा लैंड यूज के पैटर्न पर डेटा जनरेट होती है, जिससे कि आगे की प्लानिंग हो सकती है। सॉयल, क्रॉप, वाटर रिसोर्स वगैरह पे नजर रख करके इन रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में भी इससे हमें हेल्प मिलती है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए रिमोट सेंसिंग के ऊपर। और अब हम आ जाते हैं लास्ट वाले पे, जो कि आराम से अगले 20 मिनट में खत्म कर लेंगे, और आप लोग फिर अगली क्लास के लिए रेडी भी हो जाएंगे और ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कल फिर हम लोग इंडिया के स्पेशल मिशंस को कर लेंगे, मतलब कि चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान और आदित्य। ये 4 मिशन है, चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, कर लेंगे। कल लिखना ज़्यादा पड़ेगा, कल मैं बोर्ड पे काफ़ी कुछ लिख रहा हूँगा, तो मेरे साथ पढ़िएगा, मेरे साथ लिखिएगा। और ये वाले टॉपिक पे प्रेजेंटेशन था तो वो मिक्स ही चलेगा। जैसे आज कुछ लोग कह रहे थे कि सर पहले वाला तरीका ठीक था, वो भी तरीका है। जहाँ पे क्या होता है कि थोड़े ज़्यादा पॉइंट होते हैं, तो फिर क्या होता है कि अगर वो सारे पॉइंट को हम हाथ से लिखें, दोनों लैंग्वेज में लिखें, तो नुकसान आप ही के टाइम का होता है। तो वहाँ पे चीज़ों को कंपैक्ट रखने के लिए और टाइम बाउंड रखने के लिए प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। जहाँ पे नहीं ज़रूरत है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, फैक्ट कम है, तो वहाँ पे ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, चलो। तो नेविगेशन सैटेलाइट बेसिकली आपको ये बताते हैं, बस इमेजिन कर लो एकदम से कि आप एक ऐसी जगह पे जगते हो, एक ऐसी जगह पे कि कुछ पता ही नहीं है कि ये कहाँ आ गए आप। चारों तरफ समुद्र है, कोई इंसान नहीं दिख रहा है, बस आपके पास एक जीपीएस रिसीवर है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो कुछ चीजें आपको पता चल जाएंगे कि आप कहाँ पे हैं और अभी यहाँ पे दिन का कितना वक्त हो रहा है। और तीसरी बात कि आपका जो घर है इंडिया में, यहाँ से कितनी दूरी है और कैसे जा सकते हैं। आप जा पाएंगे कि नहीं, ये बहुत चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि आपको वहाँ से ले जाने के लिए मोटर बोट या कोई शिप है या नहीं, आप उतना उतना लंबा तैर सकते हैं या नहीं, तैरने के दौरान किसी शार्क की नज़र आप पे पड़ेगी कि नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन नेविगेशन सैटेलाइट 3 चीज़ बता देते हैं: आप कहाँ पे हैं, आपकी स्थिति, एग्जैक्ट टाइम, टाइम का क्या एंगल है वो भी अभी आपको बताएंगे, और तीसरा कि इस पोजीशन से किसी और पोजीशन पे जाने में कितना टाइम लगेगा और जाने का सबसे तेज रास्ता क्या हो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सवाल है कि नेविगेशन के लिए इंटरनेट जरूरी होता है, ये आपके फोन में जरूरी होता है। ठीक है, आपके फोन में नेविगेशन के लिए, क्योंकि आप फोन में ऐप यूज करते हैं, गूगल मैप या एप्पल का मैप वगैरह वगैरह, तो वो ऐप इंटरनेट पे चल रहा है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर जीपीएस रिसीवर है ना, तो आपका प्रॉपर जीपीएस रिसीवर
बिल्कुल भी आपका प्रॉपर जीपीएस रिसीवर बिल्कुल भी मोबाइल डेटा पर निर्भर नहीं होता है। तो ये देख लीजिए, यही सवाल, इसी सवाल के जवाब से मैं ये शुरू कर रहा हूं। ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ टेलीफोनिक और इंटरनेट रिसेप्शन। अगर कोई पीटी में पूछ ले, टेलीफोनिक या इंटरनेट रिसेप्शन से स्वतंत्र रूप से ये काम करते हैं। आपके फोन का गूगल मैप जरूर काम करेगा इंटरनेट के जरिए, लेकिन अदरवाइज इसको जरूरत नहीं होती है अगर आपके पास प्रॉपर जीपीएस रिसीवर है। तो नेविगेशन सैटेलाइट जो होते हैं वो ऑटोनोमस होते हैं, मतलब खुद अपने बेसिस पर जियो पोजिशनिंग प्रोवाइड करते हैं, स्वायत्त तरीके से भू स्थिति प्रदाता हैं ये। और ये ग्लोबल हो सकते हैं या रीजनल हो सकते हैं। और तीन तरह की सेवाएं, आपका लोकेशन बताना, उस लोकेशन पे टाइम बताना, और वहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना कैसे है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स थ्री टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो ये सबसे पहला पॉइंट है नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का। आपको नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के कुछ फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। मेंस में एक बार पूछा हुआ है कि ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के कुछ एग्जांपल दीजिए, रीजनल के कुछ एग्जांपल दीजिए। तो दैट मच यू नीड टू नो, राइट। तो इसलिए इसको फटाफट आप लोग जरा अंडरलाइन वाले पॉइंट को लिख लीजिए, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं। डन, वेरी नाइस। चलो, ये कुछ हमारे ग्लोबल सिस्टम्स हैं। अमेरिका का जीपीएस है, राइट। 31 सैटेलाइट हैं जीपीएस के पास जो आज चालू हैं। अमेरिका का कमिटमेंट है कि हम कम से कम 25 सैटेलाइट को हमेशा ऑन रखेंगे, लेकिन ऑलरेडी 31 सैटेलाइट फंक्शनल हैं और कम से कम 3-4 एक्स्ट्रा सैटेलाइट भी हैं। रूस का जो है उसको हम कहते हैं ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या ग्लोनैस। तीसरा चाइना का है बाइडाउ, वो भी एक ग्लोबल है। फिर आता है यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो जिसका नाम है। जितने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जीएनएसएस हैं, उन सब में कुछ कॉमन चीजें हैं। सबसे पहला क्या है कि 18 से 35 मीडियम अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट होते हैं। 18 से 35, ठीक है। इनका जो इंक्लाइन होता है वो लगभग 50 डिग्री का इंक्लाइन होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। तो कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, इस तरह से 50 डिग्री के इंक्लाइन पे ये रहते हैं। लगभग 12 घंटे में एक परिक्रमा कर लेते हैं। ऑर्बिटल पीरियड जो है इनका 12 घंटे का है। और इनका अल्टीट्यूड जो है वो 17,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर के रेंज में रहता है। अल्टीट्यूड जो है 17,000 किलोमीटर से 20,000 रहता है। चाइना का बाइदाउ है, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है, रशिया का ग्लोनास है, और अमेरिका का जीपीएस, राइट। प्रीति लेट से आई है, पूछ रही है प्रणोदन क्या होता है। प्रीति, ये हमने पहले की क्लासेस में भी, लॉन्च व्हीकल की भी क्लासेस में किया था। अगर वो क्लासेस नहीं की हैं तो दोबारा कर लो, और अगर की हैं और गौर नहीं किया है तो भी दोबारा कर लो। प्रणोदन का मतलब प्रोपल्सन होता है। पवन कह रहे हैं सर लिखा भी नहीं होता और साफ कर देते हैं। पवन, दो वजह हैं। पहला कि बहुत सारे लोग जब डन करते हैं तब क्लियर करते हैं। दूसरी बात कि एग्जाम में इससे ज़्यादा तेज लिखना पड़ेगा, तो स्पीड बढ़ा लो। इज इट डन? डन। अगर हम रीजनल सैटेलाइट सिस्टम की बात करें, ठीक है ना, तो जापान का क्वाजी जेनिथ है। जापान के सिस्टम को क्वाजी जेनिथ कहते हैं।
जीपीएस के साथ मिलके काम करता है और जीपीएस की एक्यूरेसी बढ़ाता है, जीपीएस की सटीकता को बढ़ाता है, ठीक है। और इसका नाम है क्वाजी जेनिथ। और 2023-24 में, मतलब कि यही जो साल चल रहा है ना इसका, इसी साल में इसको जीपीएस से स्वतंत्र करने की योजना है, ठीक है। इसको इंडिपेंडेंट करने की प्लानिंग है। अब हम आ जाते हैं इंडिया पे। इंडिया भी जीपीएस के डेटा को यूज कर रहा है, लेकिन इंडिया का जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ना, ये जीपीएस से ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो चुका है। हमारा जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है वो जीपीएस पे डिपेंडेंट नहीं। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। इसको हम कहते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS, या इसका दूसरा नाम है नाविक, जो भारत के प्रधानमंत्री ने इसको दी है, ठीक है। तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, भारतीय उपग्रहों के साथ नेविगेशन को हम कहते हैं नाविक। और ये इसरो ने इसको डेवलप किया है, ऑटोनोमस है, मतलब कि जीपीएस पर बेस्ड नहीं है, ये पूरी तरह से ऑटोनोमस है, स्वायत्त क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है, सटीक स्थिति की सूचना सेवा देता है, कवरेज है भारत और इसकी सीमा से 1500 किलोमीटर तक, और बहुत रिलायबल पोजीशन, नेविगेशन और टाइम की सेवाएं देता है। ऑफर्स रिलायबल पोजीशन, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज, coverage India or 1500 kilometer from its boundary, and it provides accurate position information services. ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। चल, अब हम आते हैं अगले वाले पे, ये रहा। अब हम सिर्फ और सिर्फ नाविक पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल नेम जो था वो था IRNSS। नाविक नाम हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारे पीएम के द्वारा ये दिया गया था जब इसको हमने कंट्री को डेडिकेट किया, जब इसकी सर्विसेज शुरू हो गई, जब इस सिस्टम को कंट्री को डेडिकेट किया गया, तब इसका नाम नाविक दिया गया। अब इसरो ने एकदम इंडिपेंडेंटली डेवलप की है, किसी के हेल्प से डेवलप नहीं की है। और ये किस तरह की सर्विसेज दे रहा है? तो एक्चुअल टाइम, पोजीशन और नेविगेशन, वो गलत हो गया है, पोजीशनिंग की जगह नेविगेशन होना चाहिए था। तो दूसरा, इंडिया और इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर ये नेविगेशन सर्विस देगा। और दो तरह के कवरेज ये अभी दे रहा है। धीरे धीरे इसके कवरेज एरिया को हम बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये दो तरह का कवरेज दे रहा है। एक जो कवरेज होता है वो जनरल पब्लिक के लिए, आपके हमारे लिए है। इसके लिए नेविगेशन डिवाइसेस अब अवेलेबल हैं। आप अपने कार में, अपने गाड़ियों में आप ये नेविगेशन लगा के और बिना इंटरनेट के आप प्रॉपर नेविगेशन करके जा सकते हैं। और बहुत ही डिटेल्ड आपको डेटा मिलता है, इंडिया का बहुत ही डिटेल्ड डेटा मिलता है। लेकिन फिर भी इसके दो तरह के सर्विसेज हैं। एक जिसको कि हम कहते हैं स्टैंडर्ड सर्विस, ठीक है। स्टैंडर्ड सर्विस आपके हमारे लिए है, ठीक है। तो एक सर्विस है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, वो आपके हमारे लिए है। हमारे पास, अगर हमारे पास गाड़ी है और उसके लिए हमें नेविगेशन चाहिए, तो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग लगा करके और हम नेविगेट करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो वो हो गया क्या? स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस। दूसरा जो है यहाँ पे, ठीक है ना, वो है रेस्ट्रिक्टेड सर्विस, प्रतिबंधित सेवाएं। तो प्रतिबंधित सेवाओं का मतलब है कि वो सबके लिए नहीं प्रतिबंधित है, ये हमारे आपके लिए प्रतिबंधित है। लेकिन हमारी सेना को, जिसको कि बड़ी एक्यूरेट पोजीशनिंग की जरूरत है, तो हमारी सेना को ये एक्यूरेट पोजीशनिंग की सर्विस मिलती है हमारे IRNSS से। तो IRNSS का जो एक स्टैंडर्ड सर्विस है, जो कि तकरीबन 30 मीटर तक एक्यूरेट है, कि आप यहाँ हैं तो बहुत होगा तो 30 मीटर
कि इधर उधर के डेविएशन में आपको लोकेशन बता देगा। तो तकरीबन 30 मीटर, ठीक है, तो वो हमारा स्टैंडर्ड सर्विस हो गया। और एक सर्विस कौन सा है? जो दूसरा सर्विस है वो कहलाता है रेस्ट्रिक्टेड सर्विस, जो सिर्फ और सिर्फ आर्मी के यूज के लिए वो है, और वो एनक्रिप्टेड है कि उसको कोई हैक करके और उसके डेटा को कोई भी नहीं निकाल सकता। करेक्ट? तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे आई थिंक कि इस वाले पेज पे आप कुछ भी ना लिखें, क्योंकि पीछे मैंने वो करा ही दिया है आपको। अगले पे आ जाते हैं, और ये डिटेल्स अभी आप ना लिखें क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट हैं, और ये आपके पीडीएफ में, जो आज क्लास के बाद जो नोट्स का जो पीडीएफ जाएगा इंडिया के सैटेलाइट पे, तो उसमें ये सारे डिटेल बिल्कुल ऐसे ही दिए हुए हैं। तो तकनीकी डिटेल ये है कि कक्षा में ये 8 उपग्रहों का तंत्र है। 8 सैटेलाइट्स हैं जो ऑलरेडी ऑर्बिट में हैं, और इसमें से 3 उपग्रह जो हैं वो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में है, मतलब कि भूस्थैतिक कक्षा में है। और बचे हुए जो 5 हैं वो कहाँ हैं? भू समकालिक या तुल्यकालिक कक्षा में, मतलब कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। तो 5 जियो सिंक्रोनस में है और 3 जियो स्टेशनरी में है। और ग्राउंड स्टेशन पे ऑलरेडी 2 स्टैंड बाई के सैटेलाइट हैं, कि अगर किसी भी सैटेलाइट में कोई प्रॉब्लम हो तो हम स्टैंड बाई के सैटेलाइट को लॉन्च कर दें। जनरेशन 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। जनरेशन 2 का पहला सैटेलाइट भी भेजा जा चुका है। और अगर हम कहें तो लोकेशनल एक्यूरेसी जो है वो 20 मीटर से बेहतर है। जीपीएस जो है वो 7 मीटर की एक्यूरेसी देता है। हमारा जो है वो कंज्यूमर एप्लीकेशन के लिए 20 मीटर से बेहतर है, और रेस्ट्रिक्टेड सर्विस में ये 10 मीटर के रेंज में भी जा सकता है। मतलब आर्मी वगैरह के पर्पसेस के लिए, मिसाइल लॉन्च के लिए गाइडेंस वगैरह चाहिए तो वो 10 मीटर के रेंज में भी जा सकता है। और ये किसी भी वेदर कंडीशन में काम करेगा, और 2 तरह के फ्रीक्वेंसी में काम करता है, L5 और एस बैंड में। सो दैट कि अगर एक फ्रीक्वेंसी नहीं भी अवेलेबल है तो दूसरी फ्रीक्वेंसी से इसका सिग्नल लगातार मिलता रहे। और आप ये जानना चाहोगे, अब इसके बाद बस एक ही चीज है कि कौन सा सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ, ये देख लो, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि हमारा जब जीपीएस है और जीपीएस इतना अच्छा सर्विस दे रहा है, तो हमारा खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान क्यों बना? खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान हमने बहुत पहले बनाया, जब हमने 2001 में, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया 9/11 के अटैक के बाद। तो इराक के एयरफोर्स के लिए अमेरिका ने क्या किया कि उसके लिए जीपीएस के सिग्नल को ब्लॉक कर दिया। अमेरिका ने जीपीएस के रीजनल सिग्नल को, उस एरिया के सिग्नल को एनक्रिप्ट कर दिया, और उसका डिक्रिप्शन कोड इराक के सेना के पास था नहीं। इसका मतलब है कि अमेरिकी एयरफोर्स के पायलट्स को पता था कि उनको कहां जाना है, और इराकी एयरफोर्स के पायलट को बिल्कुल नहीं पता था कि वो कहां जा रहे हैं, क्योंकि वो भी जीपीएस पर थे, वो भी जीपीएस से कंट्रोल हो रहे थे, और जीपीएस का डेटा एनक्रिप्ट कर दिया अमेरिका ने, ताकि इराक ना तो अपने किसी मिसाइल को यूज कर सके, ना तो अपने किसी हेलीकॉप्टर को यूज कर सके, ना किसी एयरफोर्स के प्लेन को यूज कर सके। और उस समय 2001 में इंडिया ने ये बात समझ ली कि अगर आप एक मिलिट्री पावर के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो सिर्फ मिसाइल वगैरह से बात नहीं बनेगी, आपके पास अपना एक नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए। ये वही अमेरिका है जिसने एक वक्त में इंडिया के क्रायोजेनिक इंजन के एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश की थी। तो ऑब्वियसली आज अमेरिका का इंटरेस्ट हमारे साथ कन्वर्ज कर रहा है, तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन क्या ये दोस्ती हमेशा बनी रहेगी? क्या ये दोस्ती तब भी बनी रहेगी जब इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर लेगा पूरी तरह से, जो अग्नि 5 हमारा काम चल रहा है? सो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। आपके पास अपना नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, और इंडिया ने इसको बखूबी डेवलप किया। अगर आप गौर करोगे तो 2013 से इसका लॉन्च हमने शुरू कर दिया था, और 2018 तक इसको हमने लॉन्च किया, ठीक है। और अगर आप ये सीरीज देखो तो IRNS
1A 1B C D E F G और I है। H कहाँ गया? तो H PSLV 39 से हमने लॉन्च किया था और वो असफल रहा था। मैंने क्या कहा था कि PSLV की बहुत कम असफलताएं नहीं है, इनमें से एक असफलता ये रही है कि PSLV 39 IRNSS-1H को लेके जा रहा था और वो मिशन कामयाब नहीं रहा, तो वो वहां नहीं पहुंच पाया। तो इस तरह से हमारे 8 सैटेलाइट्स ऑलरेडी हैं और IRNSS के यही सब एप्लीकेशन हैं, लैंड, एयर और सी नेविगेशन। आपदा प्रबंधन में भी लोकेशन, आप आपदा के साइट तक कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं वो आपको बताएगा। वाहनों की ट्रैकिंग, या बहुत सारे भी वाहन हैं, मतलब बहुत आपका एक बेड़ा ही है, पूरा का पूरा जो फ्लीट है, तो भी जो है IRNSS आपको बताएगा। मोबाइल फोन के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, इसका अपना रिसीवर भी हो सकता है, मोबाइल फोन के साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है। फिर एक्यूरेट टाइम आपको बताएगा, मैपिंग और जियोडेटिक डेटा कैप्चर भी करता है कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे है वगैरह। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लोकेशन बताएगा, ये मैपिंग और जो ज्योग्राफिकल प्रोफाइलिंग होती है उसका भी आपको डेटा देगा। अगर आप पैदल भी चल रहे हैं तो उसके लिए भी लैंड नेविगेशन आपको दे सकता है, और ड्राइवर्स को तो पूरा आगे का प्रीव्यू दिखाते हुए नेविगेशन देगा। और अब ये इसका लास्ट स्लाइड है यहाँ पे, और लास्ट स्लाइड आपको बताता है कि अब हम जो है NVS-1 लॉन्च कर चुके हैं 29 मई 2023 को। तो नाविक सेवाओं का पहला दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है, तो ये सेकंड जनरेशन का फर्स्ट सैटेलाइट, ठीक है ना। और GSLV से लॉन्च किया था, जियो सिंक्रोनस में भेजा है, और नाविक को बनाए रखना है और नाविक को और भी बेहतर करना है, उसके लिए हमने इसको लॉन्च किया है। और इसमें अब L1 बैंड को भी शामिल किया गया है, और इसमें पहला मेड इन इंडिया एटॉमिक क्लॉक लगा हुआ है। अभी तक एटॉमिक क्लॉक हम इंपोर्ट कर रहे थे, इस बार NVS-1 में हमने पहला मेड इन इंडिया एटॉमिक क्लॉक भी लगाया। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा प्रोफाइल नेविगेशन सैटेलाइट का। तो हमने जहां से शुरू किया था इंडिया के सैटेलाइट प्रोग्राम से, तो हमने कम्युनिकेशन भी देखा, हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन भी देखा, और हमने नेविगेशन भी देखा, और ऑलमोस्ट टाइम पे हमने क्लास को कंक्लूड भी कर लिया। अब आप सब लोगों के पास तकरीबन 10-12 मिनट का समय है, और इसके पहले कि आप अगली क्लास में बैठें। कल हम लोग स्पेस को कंप्लीट कर रहे होंगे। कल हम लोग चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान और आदित्य L1 मिशन, ये सारे मिशन क्या हैं, कब लॉन्च हुए, कैसे लॉन्च हुए, किस ऑर्बिट में, किस तरह के पेलोड थे, और किस तरह से ये अपना काम कर रहे हैं, ये सब कल की क्लास में, और कल हम लोग स्पेस को ओवर करेंगे। तो आज बस इतना ही। गुड बाय एवरीवन, आई विल सी यू टुमारो। गुड बाय।